हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत करता हूं। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर पार्ट ऑफ एन अकेडमी। तो भैया देखो, सभी को लाइव रहना है लास्ट तक, क्योंकि अभी पढ़ लोगे ना तो हो जाएगा पूरा रिवीजन, वरना ऐसा लगने लगेगा कि बाद में देख लेता हूँ, ऐसा होगा। ठीक है, तो सभी से यही रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, जिससे कि लाइव स्टूडेंट अगर सारा इसमें से अगर रिवीजन कर लिया तो शायद ही एडवांस मैथ का कोई भी क्वेश्चन गलत हो आपके पेपर में। इसमें से बाहर नहीं जाने वाला, बहुत सारी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हम कवर करने वाले हैं। आपने अभी तक अगर इतनी मेहनत की है तो ये जो सेशन है आपके लिए रिफ्रेशमेंट है, पूरा का पूरा रिफ्रेशमेंट है, यानी कि सब कुछ ताज़ा कर देगा। जो भी आपका पढ़ा हुआ है सब कुछ आपको ताज़ा हो जाएगा। तो आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ शेयर कर दीजिए इस वीडियो को और लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि मैं रुकने वाला नहीं हूं इसके बाद में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं। सब लोग कमेंट पर ध्यान ना देते हुए सामने फोकस करना, हर एक फॉर्मूले पर, हर एक चीज़ पर। पहले ही बोल रहा हूं, क्योंकि वीडियो स्टार्ट होने के बाद में हर एक चैप्टर आता चला जाएगा आपके सामने और आपको बहुत सारी चीज़ें नई सीखने को मिलने वाली हैं। कौन कौन से फॉर्मूले ज़रूरी हैं, कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं, ये सब मैं आपको बताऊंगा। तो प्लीज़ नोट कर लेना, और इसकी पीडीएफ भी मैं आपको देने वाला हूं मेरे टेलीग्राम पर, ये आपको पता है। ठीक है, तो सभी मेरे प्यारे विद्यार्थी अगर जुड़ गए हों तो आप सभी का स्वागत है। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए अभी तुरंत। तो चलते हैं। पहले अगर आप कोई भी कोर्स अगर अनअकैडमी पर लेते हैं ना, तो आप साहिल 10 कोड लगा सकते हैं। बस इतना ही बताऊंगा कि आप कोई भी अगर कोर्स लें, कहीं भी लें, किसी भी कैटेगरी में लें, तो आप साहिल 10 से 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं अलजेब्रा से। तो ये बिल्कुल बेसिक फॉर्मूलाज हैं, आपको ये पता होने चाहिए। तो जल्दी से सब लोग सामने देखते रहिएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर, सर हमें पता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। a माइनस बी का होल स्क्वायर, सर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, ये सबको पता है। साथ के साथ में a प्लस बी का होल क्यूब, ये बहुत ज़रूरी फॉर्मूला है। क्यों? इससे आप अलजेब्रा में एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब वाली वैल्यू निकाल सकते हो। तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। यानी कि अगर इस मोहल्ले में अगर प्लस आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल प्लस ही प्लस चलता रहता है। अगर यहाँ माइनस आ गया तो माइनस ही माइनस चलता रहता है। ये है होल क्यूब का फॉर्मूला है। ठीक है, चलिए, तो हम ये कह सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होगा, इसके लिए अलग फॉर्मूला होता है। यहां एक चीज याद रखनी है कि a प्लस बी a स्क्वायर, यहां माइनस होता है बस, और 2ab नहीं होता। कहीं आपके दिमाग में अगर ये सेट हो, मैं वो गलतियां बताऊंगा जो एक हर स्टूडेंट करेगा, फॉर्मूले याद ना होंगे। तो मैं पहले यही कहूंगा कि आपको क्या करना है, a क्यूब प्लस बी क्यूब है ना, तो a प्लस बी यहां माइनस आता है और 2ab नहीं आता, a भी आता है, तो ध्यान रखें। इसी प्रकार अगर a माइनस बी का a क्यूब माइनस बी क्यूब है तो a माइनस बी a स्क्वायर प्लस आएगा। यहां पर अगर माइनस है तो यहां तो माइनस रहेगा, लेकिन यहां प्लस आएगा। यहां से आप एक कॉन्सेप्ट सीख सकते हो। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए कॉन्सेप्ट ये होता है, याद करिएगा आप लोग, कि अगर मैं a की पावर n प्लस b की पावर n लिखता हूं, तो क्या मैं आपसे कहता हूं कि अगर n आपका ऑड है तो ये किससे डिविजिबल होता है? n अगर आपका ऑड है तो ये a प्लस बी से डिविजिबल होता है। क्यों होता है? कारण आपके सामने है, बात समझ में आ गई। अगर a की पावर n माइनस b की पावर n लिख दिया और यहां पर बोल दिया कि n आपका ऑड है, यानी कि विषम है, तो किससे डिविजिबल होगा? हमेशा किससे डिविजिबल होगा? a माइनस बी से। हैंस प्रूफ, 2 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं, ये फॉर्मूले रिवाइज हो चुके हैं। शानदार क्वेश्चन बनते हैं इन पर, हर एक चीज बताऊंगा और मजा आ जाएगा। और दिल से लाइक चाहता हूं आप लोगों से और शेयर चाहता हूं, इतना चाहता हूं बस। तो जल्दी से देख लीजिएगा आगे। अगर मैं आगे की बात करूं तो अलजेब्रा में एक चीज होती है कि x प्लस 1/x बराबर अगर 2 है तो x बराबर 1 रखने पर ही आएगा। और ये ध्यान रखना मेरे प्यारे स्टूडेंट, हमेशा ये जो वैल्यू होती है ये मिनिमम वैल्यू होती है, ये हमेशा मिनिमम वैल्यू होगी, कोई भी फंक्शन हो। यानी कि यहाँ x प्लस 1/x 2 है ना, तो ये मिनिमम हो सकता है बस x बराबर 1 पर। बस इतना सही काम होना चाहिए। यहां पर हो गया क्लियर।
ठीक है। आगे x प्लस 1/x बराबर अगर p है और अगर इसको सेम पावर के, यानी कि अगर 1 पावर है यहां पर और प्लस से माइनस में कन्वर्ट करना है, ये p है तो p स्क्वायर माइनस 4 होगा, और माइनस से प्लस में कन्वर्ट करना है, यानी कि यहां माइनस दे रखा है और यहां प्लस दे रखा है तो यहां प्लस आ जाएगा। आपको क्लियर रखनी है यहां पर। इसी प्रकार ऐसा नहीं है कि केवल 1 पावर में होता है, अगर nth पावर भी आप डाल देते हो तो भी यही होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, साथ के साथ हम एग्जाम्पल भी क्लियर करते चलेंगे। जैसे कि मैंने बोल दिया x की पावर 100987 प्लस x की पावर 100987 बराबर अगर मैंने बोल दिया आपके सामने 5 है, तो मुझे बताइए 100987 माइनस x की पावर 100987 है ना, 987, ये कितना होगा। तो मैंने क्या कहा था कि n कुछ भी हो, लेकिन अगर हेलो, अब ओके है क्या? हेलो 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 हेलो, चलिए डन है, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, वीडियो को शेयर वेयर कर दो अच्छे तरीके से, कोई बात नहीं है ना, चलता रहता है, इशू है, अच्छी चीज़ें करेंगे तो होगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखिए इसका आंसर आपको क्या मिलेगा, इसका आंसर आपको क्या मिलने वाला है। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ आप लोगों से कि सर अगर ऐसा है तो ये हो जाएगा p स्क्वायर माइनस का 4, तो p स्क्वायर माइनस का 4 कितना हो जाएगा, 25 माइनस 4 यानी कि √21। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके बड़े बड़े क्वेश्चंस में काम आती हैं और आएंगी भी, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। समझ में आ गया सबको, सबको क्लियर हो गया क्या, जल्दी से मुझे बता दे, ठीक है। चलिए अब ये क्वेश्चन होता है इस तरह की, ये आपका एक थ्योरम बनती है कि अगर मान के चलिए x प्लस 1/x बराबर अगर 1 आ जाए, तो ये जैसा दिख रहा है अगर एग्जामिनर आपको अलग तरीके से दे दे, जैसे कि मैं इसको इधर गुणा करता हूं x स्क्वायर प्लस 1 और इसको मैं इधर ले गया, यानी कि इस तरह की मैंने आपको एक इक्वेशन दे दी कि x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0, तो क्या पता आपको दिखे नहीं, लेकिन दिखने का बात ये ऐसा है कि आपको ये बनानी भी पड़ सकती है, यानी कि हमेशा जरूरी थोड़ी है कि चीज आपको दिख जाए, आपको ये बनानी भी पड़ सकती है, यानी कि अगर x का डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा। तो कभी भी x प्लस 1/x बराबर अगर 1 होता है तो x क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, और इनकी पावर्स में अगर 3 का अंतर है तो वो 0 हो जाता है, क्योंकि अगर 1 इधर लेकर आओगे तो किसी की भी पावर भी 0 हो तो वो हमेशा 1 होता है। तो क्यों ना हम x की पावर 0 लेके 3 का डिफरेंस निकाल लें, तो आंसर हमेशा क्या होगा, 0 आएगा। चीजें बात समझ में आ रही हैं। चलिए x प्लस 1/x बराबर अगर √3 आ जाए तो क्या होगा, इसको हम ये भी लिख सकते हैं, एग्जामिनर आपको ये भी दे देगा, तो ये दे देगा तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये वही होता है, या तो ये दे दे या फिर ऐसा दे दे, तो हमेशा x की पावर 6 बराबर -1 होगा और दोनों पावर्स में अंतर आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, समझ में आ रही है बात, सबको क्लियर हो रहा है सब कुछ। चलिए बहुत अच्छे तरीके से अगली स्लाइड ये लीजिए, इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज। ध्यान से सामने फोकस रखना दोस्तों, क्योंकि बहुत सारी और बहुत ही प्यारी आइडेंटिटीज मैं पढ़ाने वाला हूं आप लोगों को।
चलिएगा, तो ये हमारा ऑलरेडी डन हो चुका है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। क्या है? ए प्लस बी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या हो जाएगा? ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, क्योंकि माइनस होता है तो यहां प्लस आता है और 2ab नहीं आता, ए बी आता है। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये बहुत काम की प्रॉपर्टी है कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एग्जाम में आपको ये गिवन होगा, पूरा का पूरा ये गिवन होगा, a प्लस बी प्लस सी आपको गिवन होगा, और आपको क्या निकालना होगा? ए बी बी सी सी ए निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे? आप a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कर देंगे और उसमें से ये डायरेक्टली घटाकर अपॉन 2 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये सारी वो चीजें हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछी जाती हैं और इनका उपयोग भी बहुत होता है। अब आगे की मैं अगर बात करना चाहूं आप लोगों से, तो ये आपको पता होना चाहिए कि a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए बी बी सी सी ए, ये क्या होता है सर? इसके बारे में भी हमें कुछ बता दीजिए विस्तार में। अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए बी बी सी सी ए, ये अलग से बताया मैंने। आप ये सोच रहे हो कि सर ये तो हमने क्यूब के फॉर्मूले में देखा है लेकिन ये नहीं देखा, तो इसको भी आप अपने दिमाग में रख लो, क्योंकि पेपर में इसमें से भी क्वेश्चन आ सकता है आपके बार। ये क्या होगा? 1/2 ए प्लस बी का होल स्क्वायर, बी प्लस सी का होल स्क्वायर और सी प्लस ए का होल स्क्वायर। आप जिस तरह से इसको सोच रहे हैं ये वो वाली चीज नहीं है, ये वो वाली चीज नहीं है, ये अलग फॉर्मूला है जो बनता है आपका कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जिसमें प्लस ए बी बी सी सी ए हो, तो क्या हो जाएगा? 1/2 ए प्लस बी का होल स्क्वायर, बी प्लस सी का होल स्क्वायर और सी प्लस ए का होल स्क्वायर। और जिसकी आप बात कर रहे हो वो ये वाला है जो काम आएगा। बताएंगे हर एक चीज़, इन सबको नोट करके और रिवाइज कर लेना बहुत अच्छे तरीके से। अगर सर ऐसा हो तो क्या होता है? 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर और सी माइनस ए का होल स्क्वायर। याद करो ये कहाँ से आया, याद करो ये कहाँ से आया। ये वहाँ पर यूज़ हुआ था जहाँ पर हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc करेंगे। हर चीज़ बताऊंगा। मज़ा आ रहा है तो लाइक करते रहना, क्योंकि वही स्टूडेंट को यहाँ बहुत अच्छे से क्लियर होने वाला है जो इतने दिन से मेरे साथ में मिलकर मेहनत कर रहा था, चाहे वो यहाँ हो चाहे वो अनअकैडमी पर हो। कोई इशू नहीं है, बस अच्छे से पढ़ते रहिए। सामने देखिए, अगर x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1/x का होल स्क्वायर हो जाए ना, तो हमेशा 4 के बराबर कर देना। ये वही कॉन्सेप्ट है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? 4ab होता है। याद करो, हाँ हो गया होगा याद, मुझे पक्का पता है, ये याद होगा, ये वही चीज़ है। अब यहाँ ab क्यों हुआ 1? क्योंकि x और 1/x है, कट जाएगा, इसलिए ab आपका हो जाएगा 1। ये फॉर्मूला बहुत ज़रूरी है, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, ये सबसे ज़रूरी फॉर्मूला है। एग्ज़ाम में इस पर डायरेक्टली क्वेश्चन आने वाला है, ये निश्चित तौर पर लिख के रख लीजिए, क्योंकि जो मैं बता रहा हूँ ना, इसमें से डायरेक्टली क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाला है। तो ये आपने बहुत कम बार पढ़ा होगा, इसलिए इसको याद रखें। ये क्या होगा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3a प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए, 3a प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी फॉर्मूला है, नोट डाउन कर लेना सारी चीज़ों को। और मज़ा आ रहा है ना फॉर्मूला में, ये भी बताते रहना, जिससे कि मुझे प्रोत्साहन मिलता रहे, मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, लाइक करके भी शेयर करके भी प्लीज़। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगला कॉन्सेप्ट, अभी कभी ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है, अगर कभी आपका ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो क्या करेंगे? x बराबर 2ab, ये आता है, याद करो, x बराबर 2ab अपॉन a प्लस बी। तो इसकी वैल्यू आपसे ये पूछी जाती है हमेशा, और बहुत ही बड़ा एक्सप्रेशन बनता है। लेकिन ध्यान इस बात का रखें कि इसका आंसर ऑलवेज 2 होगा, और यहाँ पर अगर 4ab हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर 2a 2b हो जाएगा, माइनस 2a माइनस 2b हो जाएगा, इसका आंसर भी 2 होगा। तो ये डायरेक्टली आप आंसर दे सकते हैं 1 सेकंड में, अब अगर ये प्रश्न आता है तो, और ये डेफिनेटली देखने को मिल सकता है। अब अगली चीज़ चल रही है, अगली चीज़ क्या है ये ज़रा देखिए। x प्लस 1/x बराबर अगर p है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर होता है p स्क्वायर माइनस 2। प्लस वाले में हमेशा माइनस प्लस चलता है। इसी तरीके से अगर क्यूब वाली बात करूंगा तो p क्यूब माइनस 3p। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं
कि अगर कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन है तो वो हमेशा p का मल्टीपल होगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि अगर मैं p कॉमन ले लेता हूं तो p का मल्टीपल हो जाएगा। p आपको समझ में आ ही गया होगा क्या है। 4 निकालेंगे तो हम जानते हैं स्क्वायर का p स्क्वायर माइनस 2 लगा देंगे। 5 निकालेंगे तो 5 कैसे निकालना है, पावर 2 और पावर 3 का मल्टीप्लिकेशन करके माइनस कर देना सिंगल पावर को। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हैं, आप दिमाग में डायरेक्टली इसको याद रख सकते हैं। चलिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला थ्योरम, अगला कॉन्सेप्ट, अगली आइडेंटिटी ये लीजिए जो मैं जरूरी बता रहा था। ये देखिएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर किसके होगा, a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी बी सी सी ए। याद आया? अगर यहां प्लस होता तो मेरे डियर स्टूडेंट जल्दी से बता दो यार, क्योंकि मैं अभी जस्ट आपको ये चीज क्लियर करना चाहता हूं, क्योंकि एग्जाम में ये प्रश्न आएगा और निश्चित तौर पर आएगा। अगर यहां प्लस होता तो मैं इसको कैसे निकालता? अभी बताया था ना फॉर्मूला कि सर आपने जो बताया था वो हमें समझ में आ गया। 1/2 a क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस b प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस c प्लस a का होल स्क्वायर। बात याद आ रही है? ये प्लस होता तो, लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस वाला यूज करूंगा। यहां से लिया है मैंने, यहां देख सकते हैं आप, यहां से लिया है मैंने ये कॉन्सेप्ट। तो प्लस वाला याद हो गया होगा, माइनस वाला मैंने आपको बता ही रखा है पहले से ही, आप जानते हैं। ये कब यूज होता है? जब आपकी वैल्यू बड़ी बड़ी आ जाए, जैसे कि a 998 आ गया, b आपका 997 आ गया, c आपका 996 आ गया। तो ऐसे कंसेप्ट के लिए ये वाला फॉर्मूला बहुत उपयोगी साबित होता है, वरना आप इनकी वैल्यू निकाल ही नहीं सकते हो ना। चलिए, अब हम ये कह सकते हैं, ये भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसको भी आप याद रखें कि कभी कभार ABC दे रखा होता है तो आपको ये फॉर्मूला भी याद रखना है। ये नया है, आपने नहीं सीखा होगा अभी तक, आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अब आगे की बात करते हैं। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc आपका अगर 0 के बराबर है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc अगर आपका 0 के बराबर है, तो ये तभी हो सकता है या तो आपका क्या हो, या तो आपका ABC 0 हो। अगर ये 0 हो गया तो ये पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा, इधर की साइड वाला हो जाएगा ना। और अगर a बराबर b बराबर c हो गया तब भी ये 0 हो जाएगा। तो कल को क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, कल को क्वेश्चन कैसा आ सकता है, जैसे कि मान के चलो 2x माइनस 1 का होल क्यूब, इस तरह से कुछ 3 एक्सप्रेशन दे दिया आपको YZ में, और बोल दिया कि आपको इसकी वैल्यू निकालनी है माइनस 3xyz की। क्या पता वो 0 हो रहा हो, x की वैल्यू निकल कर आ जाए। हाँ, तो यहाँ पर आप क्या कह सकते हैं, या तो इन तीनों को बराबर कर दो या फिर a प्लस बी प्लस सी 0 कर दो। तो कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा जो स्टूडेंट पढ़ रहे होंगे, और अच्छा लग रहा है तो लाइक करना बनता है ना। तो प्लीज़, ये आपके लिए पूरी मेहनत की गई है, सही बता रहा हूँ, बहुत अच्छे से सारे नोट्स बनाए गए हैं आपके लिए, और मज़ा आएगा। अभी तो शुरुआत है, लेकिन पूरा देखना, क्योंकि छोड़ के मत जाना। छोड़ के चले जाओगे ना फिर रिवीजन रुक जाएगा, आपका ही रुक जाएगा, ठीक है। तो प्लीज शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को, मैं इतना चाहता हूं आपसे। कर सकते हो इतना? तो चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिएगा कि क्वेश्चन कैसा बनता है। सर ये बताओ, अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाए तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर आ जाए तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। अगर मैं इन दोनों क्वेश्चन बनाने के लिए एग्जामिनर क्या करता है, इन दोनों को ऐड कर दिया मैंने, ऐड कर दूंगा तो a स्क्वायर बी स्क्वायर नीचे आ जाएगा, तो इसका आंसर हमेशा 2 आएगा, ध्यान रखना। अब एग्जामिनर क्या कर सकता है, इसको उल्टा भी कर सकता है, तो 1/2 आंसर हो जाएगा। एग्जामिनर क्या कर सकता है, अलग अलग तरीके के क्वेश्चन बना सकता है। जैसे कि अगर मैं एक क्वेश्चन आपके सामने लिखने की कोशिश करूं, यहां पर मैंने ऐड किया था, देखिए मैंने लिख दिया 197 प्लस 73 का होल स्क्वायर प्लस 197 माइनस 73 का होल स्क्वायर अपॉन 197 का होल स्क्वायर प्लस 73 का होल स्क्वायर 6 टाइम्स। तो आंसर बता दीजिए क्या आंसर होगा। तो जो काम की चीज़ है ना वो काम में लेनी है, जो काम की चीज़ नहीं है उसको वहीं रहने देना है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो जैसे कि मैं अगर आपसे कह सकता हूं, सर अभी आपने बताया था कि अगर ऐसा होता है ना तो ये वाला हिस्सा क्या बन जाता है, ये वाला हिस्सा 2 हो जाता है, तो आंसर कितना आ जाएगा 2/6। अब यहां वही कुछ भी दे दे, हमें क्या लेना देना, 6 दे दे, 10 दे दे, 50 दे दे, 100 दे दे। एग्जामिनर क्वेश्चन का मॉडल चेंज कर सकता है, वैल्यू साथ में मल्टीप्लिकेशन में कुछ भी लगा सकता है, इसके साथ में कोई एक्सप्रेशन भी लगा सकता है, लेकिन वो आंसर थोड़ी ना चेंज कर सकता है कभी भी। तो अभी भी जो स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं 2-2, वो गलत हो गए ना, क्योंकि यहां मैंने 6 अपने आप से लगा दिया। तो एग्जामिनर अपने आप से कर सकता है ये काम,
तो आपको छोटी चीज छोटी याद रखनी है, लेकिन सतर्कता भी बरतनी है कि क्या पता कुछ मल्टीपल में दे दे, क्या पता कुछ ऐसा दे दे। ठीक है भाइयों, चलिए आगे। अगर मैंने इन दोनों को घटा दिया, a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी के होल स्क्वायर को मैंने घटा दिया और नीचे a भी आता है, तो हमेशा आंसर 4 आता है। लेकिन क्या ये हमेशा वाला याद रखना है? नहीं, हल्का सा दिमाग में रखना है, क्योंकि कल को मान के चलो क्वेश्चन वही तरीके से आ गया 1097 प्लस 189 का होल स्क्वायर माइनस 1097 माइनस 189 का होल स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा आंसर? अब बताओ। मैंने चेंजेस किए हैं, मैंने अब एग्जामिनर के हिसाब से क्वेश्चन बना दिया। अब मुझे पता है भाई, मैं इसका मान जानता हूं सर, मुझे इससे मतलब है, इसकी वैल्यू 4 होती है। अब बगल में 2/5 आ रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूं? तो आंसर कितना आ जाएगा? 8/5। कभी कभी उल्टा भी कर सकता है, कभी कभी वो उल्टा भी कर सकता है, क्योंकि इसका आंसर तो 8/5 आएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू 2, इसकी वैल्यू 4 होती है। माइनस वाला आ जाए तो वैल्यू ज्यादा होती है, प्लस वाला आ जाए यानी कि ऐड करोगे तो 2 ही होता है। ये सब कॉमन सेंस वाली बात है। अब ये बता रहा हूं जिससे कि रिवीजन हो जाए, अगर पढ़ा हुआ है तो। अगर नहीं पढ़ा हुआ है तो डब्बा तो पूरा गोल है ना, कहीं से भी देख लो। समझ में आ रही है बात? तो चलिए, तो समझ में आनी चाहिए चीजें। अब ये उल्टा भी कर सकता है, एग्जामिनर बहुत खिलाड़ी आदमी है भाई, है ना। चलो मैं ऐसे क्वेश्चन आपको कराऊंगा वैसे आगे, है ना। तो अगला देखिए, नेक्स्ट क्या बनता है? जल्दी से बताओ। a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये आप जानते हैं ना, दिमाग लगा लीजिए, इस पे क्वेश्चन बनेगा, इस पे क्वेश्चन बन जाता है। आपको पता है कि अगर प्लस वाले पे क्वेश्चन बनाना है तो ऐसे बनता है सर, कि अगर इसको तो नीचे ले आता है भाई साहब और a प्लस बी पूछ लेता है, तो ये भी एक फॉर्मेट बन गया। a माइनस बी वाले पे क्या करता है? उसको नीचे ले आता है, इसको नीचे ले आएगा, a माइनस बी आंसर आ जाएगा। फॉर्मेट है, हर चीज का फॉर्मेट है। ठीक है, चलिए अब ये दोनों एक्सप्रेशन आपको पता है ना, होल क्यूब वाले। a क्यूब प्लस a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी इंटू में a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। देखते रहोगे ना तो भी याद रहेगा, ध्यान रखना इसलिए। ठीक है, तो यहां पर हम ये कह सकते हैं, कि भैया कॉन्सेप्ट देखिएगा, अगर मैंने इन दोनों को जोड़ दिया, लो आज तक आप दूसरी चीज जोड़ते आए, मैंने अगर होल क्यूब्स को भी जोड़ के एक्सप्रेशन बना दिया तो घबराने वाले घबरा जाते हैं, बिल्कुल घबराएंगे। और सामने क्या आ रहा है? 2a क्यूब प्लस 6ab स्क्वायर। मैंने यहां से 2a कॉमन ले लिया और a स्क्वायर 3b स्क्वायर बना दिया। क्वेश्चन बन गया ना, तो क्वेश्चन नहीं होता है स्टूडेंट से। क्यों? क्योंकि ऐसा बात है, देखो अगर मैंने यहां क्वेश्चन दे दिया 97 प्लस, है ना, 97 प्लस 83 का होल क्यूब प्लस 97 माइनस 83 का होल क्यूब अपॉन 97 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 83 का होल स्क्वायर, है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा बताओ? अरे मजा आ जाएगा भाई साहब, सही बता रहा हूं मैं। ऐसी ऐसी चीजें सीख लोगे। अब ये एक्सप्रेशन है, देख के घबरा गए, अरे भाई होल क्यूब वाला एक्सप्रेशन है, उसको ऐड कर रखा है। होल क्यूब वाला एक्सप्रेशन है, उसको ऐड किया हुआ है। मेरे प्यारे भाई, जो पीडीएफ कह रहे हैं ना, मैं उनसे एक ही बात कहूंगा, हजारों पीडीएफ मिल जाएंगी, लेकिन पढ़ना लाइव बहुत जरूरी है। कितनी पीडीएफ पढ़ी होंगी तुम्हारे पास? तो तुम अभी भी पीडीएफ कर रहे हो। पीडीएफ पे कुछ नहीं रखा है, लाखों पीडीएफ हैं गूगल पे, लाखों पीडीएफ हैं। पढ़े हो क्या? नहीं। तो जो पढ़ा रहा हूं उस पर ध्यान दे लो यार, बता रहा हूं, मजा आ जाएगा पेपर में। तो इसका आंसर क्या होगा सर? ए ये है हमारा, जो आगे वाला होगा वो ए होगा, बड़ा भी होगा, ध्यान रख सकते हो। तो आंसर क्या होगा? 2a हो जाएगा, यानी कि 97 इंटू 2 आपका आंसर आ जाएगा 194। बात समझ में आ रही है? इसी तरह से सेम कॉन्सेप्ट पे इसको उल्टा भी कर सकता है। अगर इसको उल्टा करके कोई क्वेश्चन बनाता हूं मैं, जैसे कि मैंने बना दिया 87 प्लस 74 का होल क्यूब, या बोल देता हूं 3 इंटू 74 का स्क्वायर प्लस 87 का होल स्क्वायर अपॉन 87 प्लस 74।
87 प्लस 74 का होल क्यूब प्लस 87 माइनस 74 का होल क्यूब, आंसर क्या आ जाएगा? अब उल्टा ही तो किया है, लेकिन पहचानोगे कैसे? अच्छा सर आपने होल क्यूब्स को प्लस किया है, प्लस किया है तो 2a वाला होता है, यानी कि आगे वाला जो एक्सप्रेशन जरूरी नहीं है यहां से नहीं पहचान सकते, आप यहां से पहचानोगे कि भाई a ये है माइनस वाले से। समझ में आ रही है बात? इसमें तो प्लस में तो ऊपर इधर उधर कर सकता है, पहचानोगे किससे कि a क्या है, इससे। तो आंसर कितना हो जाएगा? 1/2a। बात समझ में आ रही है? मजा आ रहा है क्या? जल्दी से बताओ। 87 है भाई, वो 97 नहीं है, तो आंसर कितना हो जाएगा? 174, 1/174। मज़ा आ गया? ठीक है, चीज़ें क्लियर हो रही हैं। और जो स्टूडेंट कह रहा है सर याद रखना है, कि याद तो अपने आप ही हो जाएंगे अगर इतने दिन से पढ़ते आ रहे हो। रिफ्रेशमेंट, मैंने क्या बोला? ये एक क्या है? एक रिफ्रेशमेंट है एग्जाम से पहले, शानदार। और हमेशा देख के जाना, ये एक जो वीडियो बन रही है ना, ये आप हर स्टूडेंट को शेयर करना, ये आपका काम बनता है। और इतनी मेहनत को अगर आपको फल देना है ना, तो ये आपको करना पड़ेगा। आगे चलते हैं। अगला एक्सप्रेशन, अगर मैं इसको घटा दूं तो घटाने पर क्या होगा? पता लग जाएगा कि सर माइनस हो रहा है। अब यहां माइनस आ गया ना, तो देखो बी से मतलब होता है, हमें माइनस आ गया तो बी से मतलब होता है। बाकी नीचे वही सब कुछ सेट है मामला, उसको कोई दिक्कत नहीं है। 2b आंसर आता है अगर माइनस आ जाएगा तो। इतना ही कर सकता है, और कुछ नहीं करेगा आपके साथ में। तो मज़ा आ रहा हो तो लाइक वाइक करो यार, सभी स्टूडेंट लाइक करो। कीप शेयरिंग, कीप लविंग, जल्दी से करते रहिएगा। इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें हैं जो आप पढ़ रहे हो, सीख रहे हो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न ये रहा। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, जल्दी से आंसर देते रहो। पहले क्वेश्चन का आंसर दो जल्दी से, कम ऑन, पहले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ क्या होता है? 4ab होता है। माइनस है तो ज़्यादा वाला, माइनस है तो ज़्यादा वाला। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अच्छा उल्टा हो गया ये तो, प्लस वाला आ गया, यानी कि 2 आता अगर ये ऊपर होता, तो आंसर कितना आ जाएगा? 1/2। ठीक है, अगला करो। ए इंटू बी, ये भी कुछ हो रहा है शायद, क्या हो जाएगा? 1/4। क्यों? उल्टा हो रहा है ना, देख लो, माइनस वाला आ रहा है, माइनस वाला होता है तो ज़्यादा वाला आंसर होता है, लेकिन उल्टा है। 4ab तो नीचे आता है ना, तो ऊपर करेंगे तो 1/4 आंसर आ जाएगा। अब ये क्या है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये ए माइनस बी, तो कितना होता है? ए स्क्वायर माइनस ए बी होता है प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है, और ए बी और ऐड कर दिया है आपने, तो ये क्या बन जाएगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा? 43 प्लस 21, तो 64 का होल स्क्वायर, 4096। ऑप्शन नंबर सी 4096 विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। तो इस तरीके के आपके क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट, डायरेक्ट याद रखने योग्य बातें, डायरेक्ट याद रखोगे तो ज़्यादा मज़ा रहेगा, है ना। और पता होना चाहिए हर स्टूडेंट को, प्लस होता है ना तो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ऐसे चलता है, और अगर माइनस होता है ना तो हमेशा प्लस। ये बात ध्यान रखनी है, बस ज़रूरी चीज़ ये है, वरना रह जाएगी बात, है ना। मैं इसको हटा देता हूँ जिससे कंफ्यूज ना हो आप, क्योंकि फिर टिक लगाने से क्या होता है? माइनस दिख जाने लग जाएगा ना। तो आप ध्यान रखिए, x प्लस 1/x बराबर p है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर होता है p स्क्वायर माइनस 2। x क्यूब प्लस 1/x क्यूब होता है p क्यूब माइनस 3p। ये आप आंख बंद करें, जो भी स्टूडेंट, मुझे पता है अगर मैंने आपको पढ़ाया है तो मैंने ये सारी चीज़ें आपको बोली हैं, लिखाई हैं, तो आंख बंद करके एक बार रिवाइज कर लें, जिससे कि सारा काम आसान हो जाए पेपर में। तो x प्लस 1/x बराबर अगर p है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, प्लस है तो सारे प्लस होंगे, और माइनस है तो केवल इवन वाले प्लस होंगे, ऑड वाले माइनस होंगे। ध्यान रखना, ये छोटी छोटी चीजें हैं, केवल इवन वाले प्लस होंगे, ऑड वाले सारे माइनस हो रहे हैं। देखो सारी बात समझ में आ रही है, चीजें क्लियर हो रही है। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं p क्यूब माइनस 3p, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 अगर हमें करना है तो ये क्या हो जाएगा? p की पावर 4 माइनस 4p स्क्वायर प्लस 2p0। पावर देखो दो रिड्यूस हो रही है, 4 से 2 गया और फिर 0 हो गया, 4 से 2 गया 0 हो गया। इसी तरीके से 5 में देखो 3 गया फिर 1 हो गया, दो रिड्यूस हो रही है, तो p की पावर 5 माइनस 5 p क्यूब प्लस 5p, आप इसको दिमाग में रखें,
आपकी बहुत हेल्प रहेगी, बहुत हेल्प आएगा, बहुत काम आएगा। अगली चीज़, याद रखने योग्य बिंदु, तो आपको साफ साफ दिख रहा है ना हर एक चीज़। ये क्या कर रहा हूं मैं आपको, ये बता रहा हूं, ब्रह्मास्त्र हैं सारे, ये ध्यान रखना, क्योंकि जो स्टूडेंट को इसकी यूटिलिटी पता है ना वो एग्जाम फोड़ कर आएगा। अब देखिए, अगर x प्लस 1/x बराबर अगर p आ जाए तो कभी भी आपको 123 अगर आपके व्यंजक में दिख जाए, 322 दिख जाए, ये तभी पॉसिबल है जब p बराबर 3 होगा और x की पावर 5 और x की पावर 6 होगा। बात समझ में आ रही है कि कभी भी ऐसा एक्सप्रेशन आपको एग्जाम में दिख जाए कि आपको दे दिया 322, तो ये आपके दिमाग में सेट होना चाहिए कि अच्छा कि मुझे x प्लस 1/x बराबर 3 ये दे रखा है, 3 दे रखा है। तो और प्रश्न में ऐसे पूछ लिया कि x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 322 होगा, दिमाग में होगा। तो एक जनरल आइडिया दे रहा हूं, निकालना आता है आपको, कैसे निकालेंगे, स्क्वायर करके क्यूब कर देंगे या क्यूब करके स्क्वायर कर देंगे, बड़ी बात कुछ भी नहीं है, बड़ी बात कुछ भी नहीं है, ये सारी चीजें बड़ी बात नहीं है दिखाना, लेकिन दिमाग में सेट होना बड़ी बात है। तो याद रखें कि अगर 123 आ जाए तो पावर 5 में बनता है, अगर p बराबर 3 हो, एक 322 आ जाए तो पावर 6 में बनता है। इसी तरीके से ये जो यूजफुल डेटा है ना वो बता रहा हूं मैं आपको। 194 आएगा, ये तब आएगा जब x प्लस 1/x बराबर आपका 4 हो जाएगा, पावर 4 में बनेगा, ये पावर 5 में क्या बनता है, 724 बनता है। अगर x प्लस 1/x बराबर अगर आपका 5 है तो पावर 4 में बनता है 527 और पावर 5 में बनता है 25। डायरेक्टली पूछा जा सकता है, डायरेक्टली याद रखना, 5-5 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएंगे, 5-5 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएंगे। भाई जिनको बाउंस कर रहा है उन्होंने साल भर मेहनत नहीं की तो कोई मतलब नहीं है ना, मेहनत करके आओगे तो बहुत सारी चीजें, इस मेहनत का आपको, मैं जो मेहनत कर रहा हूं वो आपको नहीं दिख रही होगी, क्यों, क्योंकि आपने मेहनत नहीं की है। तो जिनको बाउंस कर रहा है बाउंस होता रहेगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। तो चलिएगा, और नई भी बात नहीं है, बड़ी और नई कुछ नहीं है, क्योंकि कुछ लोग होंगे जिनको नहीं आ रहा होगा, लेकिन देखिए ये सारी चीजें महत्वपूर्ण है, उपयोगी है। अगर 322 आ जाए तो ये आपको डेटा याद रखना है कि x प्लस 1/x बराबर अगर 7 है तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इस 7 के डेटा से 322 होता है। तो क्या पता कल को कोई रिलेशन इनके बीच में भी आपसे पूछ सकता है, पूछ सकता है। कीप लर्निंग, कीप थिंकिंग, कीप रटिंग, समझ रहे हो, तब जाके टॉपर बनता है एक। हाँ, हर एक टॉपर में क्वालिटीज होती हैं कि उसको समझ में आता है सब चीज, उसको सारी प्रैक्टिस आती है, वो रटता भी बहुत है, ठीक है। चलिए अगला, अगर माइनस में क्या क्या याद करना है सर, माइनस के डेटा भी बता दीजिए। अगर x माइनस 1/x बराबर अगर p है तो p बराबर 2 रखने पर 198 आता है, कब, जब x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 हो। 399 अच्छा डेटा लग रहा है, कोई एग्जामिनर बहुत अच्छे से दे सकता है, ये कब आएगा, जब x प्लस 1/x बराबर अगर 3 हो गया तो x की पावर माइनस आएगा। क्यों, क्योंकि मैंने बोला था ना माइनस वाले के लिए ऑड वाला माइनस होता है, इवन वाला हमेशा प्लस होगा। सेम चीज है, p बराबर 4 के लिए 322, p बराबर 5 रखोगे और पावर 4 के लिए 727, 3785, p बराबर 5 के लिए। कीप लर्निंग, ठीक है, सारे फॉर्मूले आएंगे भाई धीरे धीरे। अब आ जाइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पढ़ते हैं। सबको दिख तो रहा है ना, मैं एक बार इसको स्विच करवा लेता हूं, 1 मिनट रुक जाइए, जिससे कि आपको साफ साफ दिख जाए और मैं एक बार मैं एक्सप्लेन कर दूं, ठीक है। चलिए चलिए, सबको वॉइस आ रही है, सबको दिख रहा है साफ साफ, हाँ चलिएगा, सबको वॉइस आ रही है, सबको दिख रहा है, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, हाँ जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए, है ना, दिख रहा है ना, हाँ देखिएगा दिख रहा है। चलिए तो अब एक एक चीज़ को रिवाइज कर लेते हैं, दिख रहा है ना अच्छे से, हाँ एक एक चीज़ को अब रिवाइज कर लेते हैं, हाँ एक एक चीज को रिवाइज कर लेते हैं। देखिएगा, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात मैं करता हूं आप लोगों से, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ये एक्सप्रेशन होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसके रूट क्या होते हैं, हम अल्फा बीटा मानते हैं। अगर मैं रूटों का, अगर मूलों का सम की बात करूं, यानी कि मूलों का योग क्या होता है, माइनस b/a, यानी कि माइनस x का कॉफिशिएंट अपॉन x स्क्वायर का कॉफिशिएंट। मूलों के प्रोडक्ट की बात करूं, यानी कि मूलों का गुणनफल, वो क्या होता है, c/a होता है।
और अगर आप अल्फा बीटा निकालना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिमिनेंट यानी कि श्रीधर आचार्य से निकाल सकते हैं, जो कि -b प्लस माइनस √b² - 4ac से पता लगता है आप लोगों को, ठीक है ना। चलिए, तो b² - 4ac से आपको पता लगता है। अब ये जो चीज है ना, यही चीज आपकी क्या डिसाइड करती है? नेचर डिसाइड करती है। क्या करती है? नेचर डिसाइड करती है, प्रकृति डिसाइड करती है कि आपके जो रूट होंगे वो किस प्रकृति के होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने इसको यहां पर डिस्क्रिमिनेंट बोला है b² - 4ac। अगर डिस्क्रिमिनेंट आपका लेस देन 0 है तो आपके जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे? सम्मिश्र होंगे, क्योंकि नेगेटिव हो जाएगा। अगर नेगेटिव हो जाएगा तो ये जो रूट हैं इमेजिनरी हो जाएंगे। अगर आपका जो d है वो 0 है तो वो आपके जो रूट होंगे वो रियल होंगे और इक्वल होंगे। ये पॉइंट है, लिख लेना, वास्तविक होंगे और समान होंगे। अगर आपका ग्रेटर देन 0 है और परफेक्ट स्क्वायर है, ग्रेटर देन 0 है और परफेक्ट स्क्वायर है, तो आपके रूट रैशनल होंगे और अनरियल होंगे। क्वेश्चन आएगा, निश्चित तौर पर आएगा। अगर ग्रेटर देन 0 है लेकिन नॉन परफेक्ट है तो आपके इरेशनल रूट होंगे और अनइक्वल होंगे। ये बहुत प्यारी चीज मैंने आपको क्लियर कर दी है। उम्मीद कर रहा हूं मजा आ रहा होगा। अगर मेहनत पसंद आ रही है तो भैया लाइक बनता है दोस्तों, क्योंकि ऐसी चीजें अभी इतनी प्यारी प्यारी आने वाली है ना कि आपको मजा आ जाएगा पढ़ के। चलिए, आगे की अगर मैं बात करूं आपके सामने, आगे की अगर मैं बात करना चाहूं आपके सामने, इफ c बराबर अगर आपका a है, इफ c बराबर आपका a है, देन रूट ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, ठीक है। इफ b बराबर आपका 0 है, देन रूट आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन साइन, ठीक है। आगे अगर मैं बात करूं आप लोगों से, प्रोवाइडेड a b c आर रैशनल, तो अगर एक रूट आपका p प्लस आई क्यू है ना, आयोटा क्यू है, तो p माइनस आयोटा क्यू हो जाएगा एक रूट, और एक रूट आपका p प्लस रूट क्यू है तो एक रूट आपका हमेशा p माइनस रूट क्यू हो जाएगा, जो कि कॉन्जुगेट बनता है, ठीक है। मेरे प्यारे स्टूडेंट, सबको समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है? चीज़ें क्लियर हो रही हैं आपको? सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं क्या? चलिए, बहुत अच्छी बात है, सारी चीज़ें क्लियर हो रही है ना, और आवाज़ सब आ रही है ना, मैंने स्विच कर रखा है ना। चलिए, अब क्यूबिक इक्वेशन आ जाए। अगर क्यूबिक इक्वेशन आपकी अगर आ गई, तो क्यूबिक इक्वेशन अगर आ जाती है तो क्या मैं ये कह सकता हूँ a क्यूब ax³ प्लस bx² cx प्लस d, सम ऑफ रूट क्या होगा? -b/a, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम, वो हो जाएगा c/a। क्या हो जाएगा आपका? c/a हो जाएगा, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना हो जाएगा? -d/a हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना हो जाएगा? -d/a हो जाएगा। क्लियर है? इसी प्रकार अगर बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, यानी कि पावर 4 में आ गया मामला, तो ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है, जिससे कि आप सारी चीज़ें दिमाग में रख पाएँ, हर चीज़ क्लियर कर पाए। अब मैं आगे चलता हूँ। हाँ, आगे चलता हूँ। मैंने पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक रिवाइज करवा दिया है। अब पढ़ते हैं लाइंस के बारे में, ठीक है। चलिए, अब लाइंस के बारे में पढ़ते हैं। चलिएगा, अब मैं आपको दिखने वाला हूं, है ना। चलिए, अब लाइंस के बारे में पढ़ाई करते हैं। अगर मैं ये कह सकता हूं कि मेरे पास एक सिस्टम है, मेरे पास क्या है? एक सिस्टम है लाइंस का, जिसको मैंने क्या रिप्रेजेंट किया है? a1x प्लस b1y प्लस c बराबर 0। दूसरा मैंने क्या रिप्रेजेंट किया है? a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। a2x प्लस c2y प्लस b2 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखना कि अगर दोनों लाइनें एक दूसरे को काट रही हैं तो केवल एक अगर इंटरसेक्शन पॉइंट है तो वो क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा, यानी कि उन दोनों रेखाओं के जो सॉल्यूशन होंगे वो अद्वितीय हल होंगे, यानी कि एक ही आपका क्या होने वाला है? एक ही आपका क्या होने वाला है? आपका एक ही इंटरसेक्शन पॉइंट होने वाला है। क्या होने वाला है माय डियर स्टूडेंट्स? एक ही आपका इंटरसेक्शन पॉइंट होने वाला है इसमें, ठीक है। एक ही इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, एक ही प्रतिच्छेदन बिंदु होगा। अगर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 है, तो मैं ये कह सकता हूँ आप लोगों से कि सिस्टम जो होगा वो कंसिस्टेंट सिस्टम होगा और इनफाइनाइट सॉल्यूशन उसके होने वाले हैं। क्या होने वाले हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशन उसके होने वाले हैं, क्योंकि आपस में एक दूसरे पर कोइंसाइड कर जाएंगी लाइंस विल कोइंसाइड टू ईच अदर। और अगर
A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2 हो जाए तो आपके जो लाइंस होंगी वो पैरेलल होंगी, यानी कि कोई भी कभी भी नहीं मिलेंगी। अगर नहीं मिलती हैं तो नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन बन जाती है। मज़ा आ रहा है क्या यार? बताओ ना यार, चीज़ें क्लियर हो रही है? मज़ा आ रहा है? हर एक चीज़ समझ में आ रही है? चलिए, तो यहाँ मैं बोल रहा हूँ ना हिंदी में, हिंदी करके तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। बस समझ में आ रही है बात? क्योंकि जो चीज़ बन गई है मैं तो उसको बटन से तो हिंदी कर नहीं सकता ना। अब आप समझो इस चीज़ को, ठीक है? क्योंकि ये काम की चीज़ है सारी, और एसएससी का किसी का भी पेपर दे रहे हो तो इतना तो आनी चाहिए भाई इंग्लिश। चलो अब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है हम जानते हैं भैया। देखो, ट्रिग्नोमेट्री में साइन कॉसेक का उल्टा होता है, टेन कॉट का उल्टा होता है, और कॉस सेक का होता है। तभी तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 आया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपका क्या होगा? 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। अगर मैं इसको कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दूं तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा ऐसे बनता है। ये आपका प्रूव हो गया। अगर मैं इसी इक्वेशन को साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 को अगर मैं साइन स्क्वायर से डिवाइड कर दूं तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो ये आपकी तीनों बेसिक आइडेंटिटी होती हैं ट्रिग्नोमेट्री की। अभी तो एक एक चीज़ ऐसी सीखने वाले हो कि बस मज़ा आ जाएगा, ठीक है? हाँ, तो क्लियर हो रहा है? चलिए आगे चलते हैं। ये जानते होंगे बचपन से हमने पढ़ा है लाल बटे कक्का। अगर साइन थीटा बोलूँगा तो लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार, कॉसेक थीटा कर्ण बटे लंब, सेक थीटा कर्ण बटे आधार, कॉट थीटा आधार बटे लंब, ठीक है? तो PHP, PVP, HHB आपका क्या हो रहा है? आपका ये याद रखने योग्य बात है। अगर मैं साइन थीटा पूछूं, कॉस थीटा पूछूं, पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम यहाँ कह सकते हैं कि भैया ये जो चीज़ है वो पाइथागोरस प्रमेय होती है, यानी कि यहाँ पर जो भी चीज़ है पाइथागोरस दर्शाती है। और पाइथागोरस होंगे तो जो ट्रिपलेट बनते हैं, तो ट्रिपलेट क्या करता है? पाइथागोरस जो थ्योरम आती है उसको सेटिस्फाई करता है। यानी कि पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण का स्क्वायर आपका बराबर होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के। यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में बनेगा। यू कैन कैलकुलेट इजीली थीटा बाया पाइथागोरस, क्योंकि ये आपका बेस है, ये आपका क्या है? लंब है। इसको परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं, हाइट भी बोल सकते हैं, और ये आपका कर्ण है, हाइपोटेनियस है। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई? सबको समझ में आ रहा है? चलिए, तो यहाँ से आपका ट्रिपलेट कैसे बनता है? ट्रिपलेट सर ऐसे बनता है, ज़रा देखिए। अगर यहाँ पर आपका जो n है अगर ऑड नंबर है, अगर n आपका ऑड नंबर है तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि आपका 9 ले लिया मैंने। 9 2 से डिवाइड नहीं होता ना, तो आप स्क्वायर करके -1 करके 2 से डिवाइड करोगे। यानी कि n स्क्वायर -1, 81 में से 1 गए तो 80/2 40। तो 9 40 और n स्क्वायर +1 करके 2 डिवाइड करोगे तो 41। तो ऐसे आपका ट्रिपलेट बनेगा। अब आप लोग मुझे बताइए 7 का ट्रिपलेट क्या हो जाएगा? जल्दी से करके बताओ। तो 7 का ट्रिपलेट बटे 2 नहीं होता, डायरेक्टली 2 से डिवाइड नहीं होता, स्क्वायर करूंगा। यानी कि 7 7 49, 49 में से 1 जाएंगे 48/2 24 और 50/2 25। 7 24 25 आपका ये हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा? 7 24 25 आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। ठीक है, क्लियर हो गया? सबको सारी चीज़ें क्लियर हैं? चलिए, बहुत अच्छी तरीके से लाइक कर रहे हो ना? कर दो यार, शेयर भी कर दो, उम्मीद कर सकता हूँ कर दो, अच्छा लगेगा मुझे, ठीक है ना? चलिए आगे चलते हैं। अगर इवन आ जाए तो क्या करेंगे सर? इवन आ जाएंगे तो देखो आपके सामने इवन आ जाएंगे तो 2 से डिवाइड हो जाता है ना ये। तो आप 2 से डिवाइड करोगे फिर स्क्वायर में से -1। यानी कि अगर आपने 6 ले लिया, 6, तो 6 को क्या करोगे? 2 से डिवाइड। 3 आया, 3 का स्क्वायर -1 8, 3 का स्क्वायर +1 10। इसी तरीके से आप 8 का निकाल सकते हो। 8 का कैसे निकलेगा? 8 में 4 2 का डिवाइड करोगे पहले, तो 4 का स्क्वायर -1 और 4 का स्क्वायर +1। तो कितना बन गया? 8 15 और 17। तो ये ट्रिपलेट याद रखना है। ट्रिपलेट कौन कौन से उपयोगी हैं?
वो मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप ध्यान रखिएगा कि अगर आपको जो टेबल है ना, टेबल 30 डिग्री, 0 डिग्री, ये आपको वैल्यू पता होना चाहिए। 0 डिग्री का मान, 30 डिग्री का मान, 45 डिग्री का मान, 60 डिग्री का मान, 90 डिग्री की वैल्यू, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, है ना। ये आपको खुद को याद रखना है। उसके बाद की बात मैं बताता हूँ कि अगर 90 और 270 आ जाए ना, तो साइन कॉस में, कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाता है, कॉट टेन में, टेन कॉट में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में कन्वर्ट हो जाता है अगर 90 डिग्री और 270 आ जाए। अगर 0, 180 और 360 आ जाए ना, तो साइन साइन ही रहेगा, यानी कि सब सेम रहेंगे, चेंज नहीं होंगे। ठीक है, ये 4 क्वाड्रेंट वाली बात होती है। इस पहले क्वाड्रेंट में सभी एंगल्स पॉजिटिव होते हैं, यानी कि साइन थीटा, कॉस थीटा, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशो है ना, वो पॉजिटिव होते हैं। यहाँ केवल साइन और कॉसेक, यहाँ टेन और कॉट, और यहाँ सेक और कॉस पॉजिटिव होता है। यानी कि अगर मैं माइनस थीटा की बात करूं तो केवल सेक माइनस थीटा और कॉस माइनस थीटा ही क्या निकल के आते हैं, प्लस निकल कर आते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, माइनस में ही एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि साइन 90 प्लस थीटा होता है आपका क्या, कॉस थीटा। अब आपको मैं एक चीज़ बताता हूं, यहाँ से एक चीज़ क्लियर करता हूं, जो मैंने यहाँ लिखी हुई है, आपको अगर समझ में नहीं आ रही हो तो मैं दोबारा क्लियर करता हूँ। हाँ, तो मैं दोबारा क्लियर करता हूँ। देखो वो क्या चीज़ है, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, पहले क्वाड्रेंट में आ रहा है, साइन भी पॉजिटिव, सब पॉजिटिव, लेकिन साइन 90 आ रहा है ना, तो कॉस में बदलेगा, तो कॉस थीटा हो जाएगा। क्या लात वात पड़ेगी क्या, कोई लात पड़ने वाली है क्या, नहीं पड़ने वाली है, कोई लात नहीं पड़ेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई लात नहीं, कोई बात नहीं। यानी कि साइन आपका जो 90 माइनस थीटा है वो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, सिंपली हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं आपसे बात कर देता हूं साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा कितना हो जाएगा, कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, पहले में आ रहा है। साइन लगा हुआ है बाहर, साइन ने गेट खुलवाया कि भाई गेट खोलो, साइन है, बोले ठीक है साइन है ना, तो साइन की फोटो देखी, हाँ भाई साइन है, लेकिन साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन साइन अगर एंट्री ले रहा है इस वाले क्वाड्रेंट में, तो उसको एंट्री मिल जाएगी और प्लस में मिल जाएगी, कोई लात नहीं पड़ेगी। बात समझ में आ रही है। लेकिन क्या होता है, सोचता है कि भाई एक बार तो मेरे को साइन ने एंट्री करा दी, क्या पता मुझे गार्ड पहचान गया हो, मैं जाने की कोशिश करता हूं 90 प्लस थीटा में, कॉस जाने की कोशिश करता है 90 प्लस थीटा में। अचानक से क्या होता है, रुक, फ्लैट नंबर बता दिया, बता होता है ना भाई, पूरा होमवर्क करके आया होता है ये भी। लेकिन उसके बाद क्या होता है इसके साथ, बोले साइड में ले इसको, फिर इस पर माइनस लग जाता है। ठीक है, क्यों, माइनस कॉस नहीं, माइनस साइन, क्योंकि 90 है ना भाई। तो हर एक चीज़ को क्लियर करो, कोई किसी की सेम अगर शक्ल वाला उसके क्वाड्रेंट में जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कोई दूसरा घुसेगा तो कैसे एंट्री कर देंगे भाई। चलो, तो यहाँ पर ये बात समझ में आ गई। अब देखिएगा, साइन ए बराबर कॉस बी हमेशा होता है, हमेशा होगा, ये तभी होगा जब ए प्लस बी 90 डिग्री हो। टेन ए बराबर आपका कॉट भी होगा, ये भी तभी होगा जब ए प्लस बी 90 डिग्री हो। कॉसेक बराबर सेक होता है, ये तभी होगा जब ए प्लस बी 90 डिग्री हो। अब ए प्लस बी 90 डिग्री होता है तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी भी आपका 1 होता है, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी भी आपका 1 होता है, टेन ए इंटू टेन बी भी आपका 1 होता है, कॉट ए इंटू कॉट बी भी आपका 1 होता है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, याद रखनी है। उम्मीद कर रहा हूँ मज़ा आ रहा होगा, जिसने पढ़ रखा है उसकी रिवाइज हो रहा होगा बढ़िया तरीके से। ये मैं चाहता हूँ आप लोग ये सब चीज़ें बताएं, जिससे कि मुझे भी पता लगे कि क्या आप अच्छे से सीख पा रहे हो। अभी तो बहुत कुछ बाकी है। ठीक है, चलिएगा अगला। मैं ये कहना चाहता हूं साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा अगर 2 है, ये तभी पॉसिबल है जब थीटा आपका 90 डिग्री हो। तो साइन की पावर n या कॉसेक की पावर कुछ भी हो, ये हमेशा 2 ही रहने वाले हैं। सेम टेन प्लस कॉट 2 है तो ये हमेशा 2 ही रहेगा, चाहे पावर कुछ भी आ जाए। क्यों? क्योंकि थीटा की वैल्यू हम क्या रख रहे हैं 45। इसी तरीके से कॉस और सेक बराबर अगर 2 है तो ये 0 पर हमेशा 2 ही रहेगा, चाहे पावर कुछ भी आ जाए, ये बात है। ठीक है, अगला साइन थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा अगर p है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या हो जाएगा 1/p। क्लियर है? प्रूफ ये रहा आपके सामने, आप ये जानते हैं। इसी तरीके से सेम रिलेशन किस में बनता है, कॉसेक और कॉट में बनता है, क्योंकि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। सेम टू सेम आपका प्रूव है।
और लेकिन ये काम की चीज़ है कि ये अगर p होगा तो माइनस वाला 1/p होगा। अब ये ज़रूरी नहीं है, माइनस वाला अगर p दे दिया तो ये 1/p हो जाएगा, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लिकेशन एक आना चाहिए, यही उद्देश्य होता है। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए पेपर में, cos की पावर 4 माइनस साइन की पावर 4 बराबर p, ये हमेशा ध्यान रखना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। स्टूडेंट टाइम वेस्ट करेगा कम से कम 1 से 2 मिनट, लेकिन नहीं करने दूंगा। अब ये पूरी रिसर्च वर्क है, ध्यान रखना, पूरा रिसर्च वर्क है। अगर मजा आ रहा है तो लाइक बनता है, शेयर बनता है भाई साहब। ये देखिएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या हो गया, p हो जाता है हमेशा। यानी कि अगर ये दे दिया और ये p के बराबर है तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी p के बराबर होगा। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा भी आपका p के बराबर होगा। 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा भी आपका माइनस p के बराबर होगा, ये ध्यान रखना। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, क्लियर है ना? ठीक है, चलिएगा, समझ में आ गई बात। अगर मैं आपसे बात करूं 2 थीटा वाले एंगल, ये 2 थीटा वाले किस काम आते हैं, हाफ एंगल निकालने के काम आने वाले फॉर्मूले हैं ये। कभी भी हाफ एंगल निकालना हो ना तो ये काम आता है। साइन 2 थीटा कितना होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। साइन 2 थीटा को हम और टेन की टर्म में क्या लिखेंगे, 2 टेन थीटा प्लस 1/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कॉस 2 थीटा को क्या क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसको हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और cos 2 थीटा को tan की टर्म में क्या लिखेंगे, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ध्यान रखना, अगर आपको tan 2 थीटा निकालना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, इन दोनों को डिवाइड कर दो। tan 2 थीटा क्या हो जाएगा, अगर डिवाइड कर देंगे तो बन जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, है ना? कोई गड़बड़ तो नहीं है, एक बार चेक कर लेते हैं। tan थीटा है ना, हाँ 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा आएगा ना, हाँ तो यहाँ गड़बड़ है, cos 2 थीटा मैंने उल्टा कर दिया शायद, यहाँ आएगा प्लस और यहाँ आएगा माइनस। एक बार चेक कर लेना cos 2 थीटा क्या होता है ना? cos 2 थीटा एक बार चेक कर लेना आप लोग, ठीक है? ये रिवीजन हो रहा है, जिसको आता है सारी चीज़ें देख सकते हैं। इसको एक बार चेक कर लेना है ना, इसमें थोड़ा संदिग्ध चल रहा है केस। आई थिंक सही है, सेम है, सही है, राइट है, माई मिस्टेक। 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा ही होगा, सॉरी, हाँ 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा ही होगा, क्योंकि वो तो कट जाएगा ना, ये वाला हिस्सा तो, ये वाला हिस्सा तो कट गया, ये बचा। सही है, कोई दिक्कत नहीं है, डन है, ओके। चलिए इसको देखिए, अब a साइन थीटा प्लस b cos थीटा बराबर अगर c है, a cos थीटा माइनस b साइन थीटा निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, इसको दिमाग में रख ले, क्या हो जाएगा भैया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर बराबर x। पूरा का पूरा प्रूव कर रखा है, प्लस माइनस में होता है, क्योंकि आपको पता है एक्स स्क्वायर मानते हैं, दोनों को ऐड कर लेते हैं स्क्वायर करके, तब जाके ये चीज़ें आती हैं आपके लिए, ठीक है ना? चलिए, है ना? अगली प्रॉपर्टी, भाई इनको रट लेना, हर एक प्रॉपर्टी को याद करके जाना, फिर देखना एक भी क्वेश्चन गलत हो जाए तो। भाई जो चीज़ है ना इंपॉर्टेंट वो बता रहा हूँ, cos a माइनस b, cos a इंटू कॉस बी प्लस साइन a इंटू साइन बी। कॉस में क्या होता है, माइनस के साथ प्लस आता है, बस इतनी सी बात है। और कॉस अलग अलग फैमिली में बिलोंग करता है, यानी कि cos a इंटू कॉस बी, साइन a इंटू साइन बी। लेकिन अगर माइनस वाला है तो प्लस और प्लस वाला है तो माइनस। बात समझ में आ गई? साइन बहुत अच्छे परिवार से बिलोंग करता है, तो देखिए सबसे मिलजुल के रहता है। तो साइन a प्लस बी क्या हो जाएगा, साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। साइन a माइनस बी क्या हो जाएगा, साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी। टेन a प्लस बी कितना हो जाएगा, टेन a प्लस टेन बी 1 माइनस टेन a इंटू टेन बी। ये मेरे को याद है, आपको भी याद होने चाहिए, ठीक है? टेन, ये तो सारे याद हैं ही जो नॉर्मल पेपर में आते हैं। टेन a माइनस बी कितना होता है, टेन a माइनस टेन बी 1 प्लस टेन a इंटू टेन बी। ये भी चीज़ें हैं जो आपको दिमाग में रखनी है, ठीक है? हाँ, अगला ये भाई, इस पे क्वेश्चन आते हैं बार बार, 1000 दफ़ा इस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना? देखिएगा भाई, क्या है, साइन सी प्लस डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, साइन सी माइनस डी 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 अपन इंटू कॉस सी प्लस डी बाई 2। ये याद कर लेना, ज़रूर याद कर लेना, चाहे आप 2 ही याद कर लो, साइन कॉस, साइन के, साइन कॉस के, इनको ज़रूर याद करके जाना, ठीक है? कॉस थीटा कॉस 60 माइनस थीटा कॉस 60 प्लस थीटा 1/4 कॉस 3 थीटा होता है। साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा 1/4 साइन 3 थीटा होता है। इसी तरीके से टेन होता है, तो टेन थीटा आप डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 1/4 से 1/4 कट जाता है और ये पूरा टेन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसलिए टेन में 1/4 नहीं आता। आपको समझ में आ गई? इसलिए टेन में 1/4 नहीं आता है,
ठीक है, इसलिए 10 में 1/4 नहीं आता है। क्लियर, चलें आगे। अब मैक्सिमा मिनिमा देख लीजिए। साइन कॉस, साइन और कॉस हैं, अगर इनकी पावर क्या है, साइन और कॉस है, अगर इनकी पावर आपकी ऑड है तो ऑड होगा तो क्या होगा, +1 होगा और -1 होगा। अगर पावर अगर इवन है तो क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू हमेशा +1 होगी और मिनिमम वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि माइनस में नहीं जाएगा फिर फंक्शन। इसी तरीके से tan और cot है, ये मैक्सिमम वैल्यू +∞ होती है, मिनिमम वैल्यू -∞। और tan और cot क्या है, विषम आ गया, सम आ गया तो नेगेटिव में नहीं जाएगा, बाकी सब रहेगा सेम। इसी तरीके से sec और cos है, अगर ऑड पावर है तो +∞, अन्यथा -∞। अगर sec और cosec है तो +∞। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आपकी मिनिमम वैल्यू +1 होती है, sec और cosec की मिनिमम वैल्यू +1 होती है। ठीक है, चले अगला प्रश्न। हाँ, समझ में आ रहा है भाई, सबको क्लियर हो रहा है, सबको समझ में आ रही है सारी चीजें। हाँ, वेरी गुड। अच्छा, साइन C - D वाला है क्या, साइन C cos साइन C - D, अरे वो माइनस लिखा हुआ है ना, इस वजह से होगा। यहाँ शायद कॉस आएगा ना, एक बार इसको चेक कर लेना, चेक प्लीज। इनको चेक कर लेना एक बार, है ना, कोई दिक्कत ना हो सकता है कोई टाइप करवाए थे तो क्या पता, टाइपिस्ट को तो इतना नहीं आता ना, क्या पता वो एक जैसे होते हैं तो दिक्कत हो जाती है उसको भी, है ना। तो इनको चेक कर लेना, है ना, मैं पर्सनली कह रहा हूँ, इनको चेक कर लेना, ठीक है, इनको चेक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, तो देखिएगा, तो क्लियर हो रही है सारी चीज़ें यहाँ तक। अब ये देख लीजिए, अगर a sin स्क्वायर थीटा प्लस b cos स्क्वायर थीटा है, क्या है, a sin स्क्वायर थीटा प्लस अल्फ़ा और b sin स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फ़ा है, तो हम ये कह सकते हैं जो बड़ा होगा ना, अगर a b से बड़ा है तो a मैक्सिमम हो जाएगा, b मिनिमम हो जाएगा स्क्वायर वाले केस में, और थीटा सेम होना चाहिए। इसी तरीके से अगर b बड़ा है तो b मैक्सिमम, a मिनिमम। यानी कि इसका आंसर आप देना चाहो तो कैसे दे सकते हो, 9 sin स्क्वायर थीटा प्लस 13 cos स्क्वायर थीटा, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, 13, मिनिमम वैल्यू हो जाएगा आपका 9। कैसे निकाल सकते हैं, सेम डायरेक्टली मैंने आपको जो तरीका बताया उससे निकाल सकते हैं आप लोग, ठीक है। इसके बाद अगर मैं आगे बात करना चाहूँ आपसे, ये भी एक एक्सप्रेशन होता है कि अगर a sin थीटा प्लस b cos थीटा आ जाए तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, +√a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और मिनिमम वैल्यू -√a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगी। क्या होगी, +√a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -√a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगी। अगर इस तरह का कोई एक्सप्रेशन आ जाए a cot स्क्वायर थीटा प्लस b tan स्क्वायर थीटा, तो मैक्सिमम वैल्यू हमेशा इनफाइनाइट होगी और मिनिमम वैल्यू डिपेंड करेगी, अगर a आपका जो a है, a अगर बड़ा है तो 2√ab और 2√ab होती है, यानी कि इसमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी कि अगर मैं बात करूं cot और tan वाले केस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमेशा 2√ab होगी, ठीक है ना, 2√ab होगी, 2√ab होगी। लेकिन अगर ये वाली बात आ जाए तो ध्यान रखना कि a है ना, जो a हमेशा साइन के साथ आएगा, b हमेशा कॉसेक के साथ आएगा। बहुत बहुत अच्छा पॉइंट है। मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइटी होगी और मिनिमम वैल्यू 2√ab होगी, कब, जब आपका a b से बड़ा है, और a प्लस b होगी जब आपका a b से छोटा है। बहुत ज़रूरी पॉइंट है इन दोनों में प्लीज़ अच्छे से देख लो, क्योंकि एक एक चीज़ बता रहा हूँ जहाँ आप गलती कर सकते हो। मज़ा आ रहा है तो लाइक करना आपका फ़र्ज़ बनता है, ज़रूर करें। तनुश्री कह रही है सर 4th में D-C होगा, नहीं फिर तो ठीक है तनुश्री, अगर आप ऐसा लगता है तो देखो बिल्कुल ठीक होगा फिर तो ये, क्योंकि यहाँ मैंने cos D-C ऑलरेडी लिख दिया है, तो वो जो माइनस वाला केस है ना वो उधर प्लस हो जाएगा। बात समझ में आ गई, इसी वजह से होगा, ठीक है। यहाँ मैंने उल्टा लिख दिया ना इसी वजह से, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो सेम ही बनता है। चलिए, अगर ऐसा कोई एक्सप्रेशन आ जाए a sec स्क्वायर थीटा और b cosec स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू निकालो, मैक्सिमम वैल्यू तो इनफाइनाइट होगी,
मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या होता है, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर। ये ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। क्यों? क्योंकि आपको लग रहा होगा सर इनमें और इनमें अंतर क्या है। भाई देखो, यहां साइन के साथ कॉस आया है क्योंकि कट जाता है आपस में, यहां कॉस के साथ सेक आया है क्योंकि कट जाता है आपस में, इसलिए मैंने क्या लगा दिया, जीपी के साथ इसको सॉल्व कर दिया। क्योंकि मैं जानता हूं एएम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम होता है, यानी कि अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू हमेशा ज्योमेट्रिक मीन होगा। इस वाले कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन किया मैंने, ठीक है। लेकिन यहां पर ये देख रहे हो ना आप कि साइन कॉसेक आया, जिससे कि ज्योमेट्रिक मीन लग जाए और साइन और कॉस स्क्वायर कट जाए, क्रॉस हो जाएंगे आपस में, कैंसल आउट। वो चीज अलग है, वो वाला एक्सप्रेशन अलग है। सेक के साथ कॉसेक आ रहा है, कोई कटने पिटने का काम नहीं है, तो इसलिए ये मिनिमम वैल्यू देगा अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए समझ में आ गई। हाँ सर, क्लास कब एंड होगा, जाना है गैस लेने। आज गैस मत लो, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ाई कर लो, ठीक है। चलो, ये आपके एग्जांपल्स हैं, tan प्लस साइन स्क्वायर θ1 और θ2। अगर θ1 और θ2 मैंने दे दिए, यानी कि मैंने थीटा अलग अलग दे दिए, तो अलग अलग वैल्यू पे मैक्सिमम होगा, यानी कि यहाँ 1 और 1 रख सकते हो आप एक टाइम पे। अगर सेम थीटा होते ना तो मैं कभी भी एक जैसी वैल्यू नहीं रख पाता, कभी भी नहीं रख पाता। ये बात बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसी तरीके से मैंने दोनों बार मिनिमम कर दिया, तो आपका मैक्सिमम और मिनिमम ऐसा आएगा। बात समझ में आ रही है? यानी कि अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे देता आपको, tan साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या होता बताओ? तो आप ये कहते भैया, या तो आप इसको एक बार 1 रख लो, वैसे तो 0 होता ही है मिनिमम वैल्यू, तो फिर अगर आप 0 रखोगे तो 11 ही आता आपका, हमेशा 11 आता। मान ना तो कोई मैक्सिमम होता ना मिनिमम होता, हमेशा 11 होता। बात समझ में आ रही है बात? चलिए, समझ में आ रही है? तो ये थीटा अलग अलग है ना, तो अलग अलग मान हो जाते हैं। ये अलग अलग तरीके से मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं, ठीक है। ये पॉइंट देखिए आप, ये अच्छा पॉइंट है। अगर साइन की पावर 2n है प्लस कॉस की पावर 2m है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमेशा और हमेशा 1 होती है। लेकिन अगर मिनिमम वैल्यू निकालनी है ना, तो थीटा बराबर 45 पुट कर देना। जैसे कि मैंने ये क्वेश्चन आपके सामने रखा है, साइन 6 थीटा, साइन की पावर 6 थीटा, कॉस की पावर 8 थीटा। मैक्सिमम वैल्यू हमेशा 1 और मिनिमम वैल्यू थीटा बराबर 45 रखने पर आएगी। बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। आंसर आ जाएगा मिनिमम 3/16। ये पेपर में पूछा जाएगा इस बार, ध्यान रखना, ठीक है ना। चलिए अगला, अगर मल्टीप्लाई में आ जाए तो साइन की पावर n, कॉस की पावर n मल्टीप्लाई में आ गया। अगर n आपका इवन है तो मैक्सिमम वैल्यू 1/2 की पावर n होती है और मिनिमम 0 होती है। और आ जाए तो 1/2 की पावर n माइनस 1/2 की पावर n, दोनों होती है मैक्सिमम और मिनिमम। मज़ा आ गया? चीज़ें क्लियर हो गई? चलिएगा, ठीक है। अगला ट्रिपलेट देख लीजिए, और ऐसा देख लीजिए कि अगर कोई ट्राइंगल आपके सामने बन रहा हो और उसका क्षेत्रफल निकालना हो, तो वो क्या होता है? 4/3 होता है। किसका? मीडियन से बने हुए ट्राइंगल के एरिया का। समझ में आ रहा है ये पॉइंट? इस पे क्वेश्चन आएगा और आ सकता है। ट्रिपलेट याद करने का देख लीजिए कौन कौन से महत्वपूर्ण ट्रिपलेट हैं। 3 4 5 6 8 10 9 12 15, ये इसी से बन रहे हैं, क्योंकि ये आपका जो ट्रिपलेट है प्रिमिटिव ट्रिपलेट है। एक ट्रिपलेट हजारों लाखों अनंत ट्रिपलेट बनाता है, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है। देखो, इसमें 2 का मल्टीप्लाई हो गया, इस वाले में 3 का मल्टीप्लाई हो गया। इस तरह से ये क्या है? प्रिमिटिव है। 3 4 5 बहुत सारे ट्रिपलेट बना सकता है, ठीक है। इसी तरीके से 9 40 41 याद कर सकते हो, 20 21 29, 7 24 25 ये याद करने हैं, पेपर में आते हैं। 8 15 17, 11 60 61, 12 35 37, 16 63 65, 5 12 13, तो ये सारे आप याद कर लें, ठीक है। क्लियर हो रहा है? समझ में आ रही है सारी चीज़ें? हाँ, चलिए, वेरी गुड। बहुत अच्छे तरीके से आप देख सकते हो, सारे ट्रिपलेट्स को आप दिमाग में रखना है। दूसरी चीज़, ये आपका जो फॉर्मूला होता है, ये आपका होता है साइन फॉर्मूला। क्या होता है? साइन फॉर्मूला। साइन फॉर्मूले से आप क्या कर सकते हो? आप किसी ट्राइंगल में उसकी परित्रिज्या निकाल सकते हो, उसकी अंतःत्रिज्या निकाल सकते हो। तो a/sin a बराबर b/sin b बराबर c/sin c, ये किसके बराबर है? 2r के बराबर होगा। a/sin a बराबर b/sin b बराबर c/sin c 2r के बराबर होगा। अगर कोसाइन फॉर्मूला की बात करूं, यानी कि कॉज्या नियम की बात करूं,
तो कॉज्या नियम के हिसाब से आपका क्या हो जाएगा, कॉस ए बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। कॉस बी बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। कॉस सी बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। चीज़ें क्लियर हैं? हाँ, ठीक है ना। अर्जुन पंडित, तुम गैस लेने जा रहे थे ना भाई, और सीधी सी बात ये है कि ट्रिपलेट बता चुका हूँ ऑलरेडी, तुम इसका मतलब क्लास में शुरू से हो ही नहीं, है ना। तो ऐसे स्टूडेंट मत बनो जो क्लास में शुरू से ना आ सकें। चलिए अगली कॉन्सेप्ट क्या है, हाइट एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है। हाइट एंड डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट में मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आपका जो ट्राइंगल है वो इस तरह से हो जाए, ट्राइंगल किस तरह हो जाए कि ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि अगर ये 60 डिग्री है, 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री के सामने अगर x है तो 60 डिग्री के सामने क्या होगा, √3x, और 90 डिग्री के सामने क्या होगा, 2x। ये रेशो है, ये साइन रूल से आता है, ठीक है। इसका एरिया भी निकाल सकते हो। अगर ऐसा कोई कॉम्बिनेशन बन जाए तो 45 45 90 वाला, तो ये जानते हैं 45 के सामने x होगा तो इस 45 के सामने भी x होगा, क्योंकि जिस थीटा अगर समान है तो भुजाएं भी समान होंगी एक ट्राइंगल में, और 90 डिग्री के सामने क्या होगा, √2x होगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर ऐसा कोई कोण बन जाए 30 30 और 120 का कॉम्बिनेशन, तो 30 के सामने x है तो इस 30 के सामने भी x होगा और 120 के सामने √3x होगा। तो ये सारे के सारे आपके क्या हैं, काम वाली चीज़ें हैं, हाइट एंड डिस्टेंस में काम आती हैं, ठीक है। चलिए अगला, अगर हाइट एंड डिस्टेंस में ये आ जाए कि आपके लिए दो पोल खड़े किए गए हैं, इसकी लेंथ a है, इसकी लेंथ b है, इस पोल का शीर्ष दूसरे वाले के पाद पर जाकर मिल रहा है, यानी कि उसके मतलब बिल्कुल बॉटम में जाकर मिल रहा है। इसी तरीके से इस वाले पोल का शीर्ष इसमें मिल रहा है, और θ1 और θ2 बना रहे हैं, और θ1 और θ2 क्या हैं, आपस में एक दूसरे के कौन से एंगल हैं, पूरक कोण हैं, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री हैं। अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं तो आप ये ध्यान रखना, ठीक है। ये डायरेक्टली पूछा जा सकता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो आपकी पूछा जाएगा भाई डिस्टेंस क्या होगी, तो डिस्टेंस आपकी क्या हो जाएगी, √ab हो जाती है। डायरेक्टली क्वेश्चन आता है भाई, ठीक है ना। हाँ भाई पढ़ाई कर लो यार ना, रिवीजन हो रहा है अच्छे तरीके से, ऐसा रिवीजन कोई नहीं कराएगा आपको इतनी मेहनत करके, तो प्लीज़ मेहनत को वेस्ट ना होने दो और हर एक चीज़ को समझो आप, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से आपको ये बना के लाया हूँ और एक भी सिंगल क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। चलिए अगला कॉन्सेप्ट, अगर ऐसा हो जाए सर, अल्फ़ा बीटा वही वाली बात आ जाए, यहाँ भी कॉम्प्लीमेंट्री वाला केस बन जाए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला केस बन जाए, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ यहाँ भी h बराबर क्या होगा, √ab होगा, जब बीच में आपकी हाइट हो और दोनों तरफ आपकी क्या हो, a और b हो। बात समझ में आ रही है, क्लियर है ना, बात समझ में आ रही है क्या, जल्दी से समझ में आ रही है सारी बातें। चलिए अगला प्रश्न, ये देखिए अगला कॉन्सेप्ट क्या बनता है, इसका भी आंसर ये होगा, यानी कि तीन तरीके के अगर आपको डायग्राम भी दिखा दिए जाएं तो फिर भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये कॉन्सेप्ट जो है आपके काम का है, आप इसको दिमाग में रखना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इस तरह का अगर कोई कॉम्बिनेशन बन जाए ऐसा कि आपके सामने यहाँ बोल दिया जाए कि भैया इसके शीर्ष से आपको 30 डिग्री बोल दिया, यहाँ पर आपको d डिस्टेंस दे दी, फिर इससे आपको 60 डिग्री बोल दिया, तो यहाँ पर जो आपकी हाइट होती है वो कितनी हो जाती है, d/2 √3+1 हो जाती है। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कॉन्सेप्ट को, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं ऐसे कॉन्सेप्ट को, ठीक है। d आपकी कवर्ड, आपका जो स्लोप है उसके द्वारा ली गई हाइट है, ठीक है ना। अब आगे की मैं बात करना चाहता हूँ ज्योमेट्री की, तो ज्योमेट्री की अगर मैं बात करना चाहूँ आप लोगों से, तो ज्योमेट्री में अगर एक ट्राइंगल होता है तो उस ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, हीरोज़ के फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, या फिर आपको हाइट दे रखी हो, ठीक है, या फिर आपको हाइट दे रखी हो तो भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि 1/2 आधार इंटू ऊंचाई हो जाता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई हो जाता है एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। यहाँ पर कह सकते हैं s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस सी हीरो का फॉर्मूला। यहाँ पर s क्या है, s आपका अर्ध परिमाप है, a + b + c/2 है s,
जिसको बोलते हैं सेमी पेरीमीटर बोलते हैं, और क्या बोलते हैं। अगर मान के चलिए इन दोनों के बीच में अगर आपको थीटा दे दिया, यानी कि एंगल ए दे दिया, तो भी एरिया आप निकाल सकते हो। कैसे? 1/2 उसकी आसन्न भुजाओं का गुणनफल और उसके बीच का कोण। ये शानदार फॉर्मूले हैं सारे के सारे, अब कभी भी क्वेश्चन इनसे उठ सकता है। तो अगर मैं ए बी, इसके बीच में एंगल सी है तो इसका एरिया ये हो जाएगा। इसके बीच में अगर एंगल बी दे रखा है तो ए सी साइन बी, और ये वाला मैं बता चुका हूं पहले आपको, बीच में अगर एंगल हो तो। क्लियर है ना? समझ में आ रही है बात? क्लियर हो रही है सारी की सारी चीजें? हाँ ठीक है, तो समझ में आ रहा है। और अच्छे से लाइक करते रहो, शेयर करते रहो। अगला कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर आपके सामने ऐसा कुछ दे दिया जाए, एक आपको ट्राइंगल दे दिया, ऐसे ही ट्राइंगल दे दिया और उसके अंदर एक सर्किल बना दिया और उसके बाहर एक सर्किल बना दिया, तो ये बताइए परित्रिज्या क्या होती है? परित्रिज्या होती है आपकी ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा, और ये डेल्टा क्या है? आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल। कैसे निकाल सकते हो? अभी बताया था ना, अलग अलग तरीके से आप निकाल सकते हो। और अगर छोटी त्रिज्या की बात करूं तो क्या हो जाएगा? डेल बाई एस। क्या हो जाएगा? डेल बाई एस, यानी कि एरिया अपॉन अर्ध परिमाप। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे देखते हैं। अगर आपके सामने इस तरह का कोई आपके सामने डायग्राम आ जाए, यानी कि एक सर्किल है जो कि चतुर्भुज के अंदर अंकित किया गया है, ऐसे बनाया गया है, और उसकी साइड्स आपको दे रखी हैं, तो इसका रिलेशन तो आपको पता होगा कि आमने सामने की साइड आपने बताई थी सर इसके बराबर होती है ज्योमेट्री में, ये तो बता दिया था सर आपने। लेकिन और क्या हो सकता है? मैं आपसे पूछूं कि भैया बता दो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इस सर्किल का क्षेत्रफल, तो आप इस सर्किल का क्षेत्रफल लिख सकते हो √ABCD। तो ये बड़ा अच्छा पॉइंट है कि अगर आपको एरिया निकालना हो तो √ABCD से आप एरिया निकाल सकते हो। ठीक है ना? क्लियर हो रहा है? मज़ा आ रहा है क्या? जल्दी से मुझे बताओ, है ना? चलिए अब चलते हैं आगे की अगर मैं बात करना चाहूँ आप लोगों से, अगर यहाँ पर दो आपके सामने वृत्त हैं जो कि अलग अलग हैं, दूर दूर हैं, तो अगर मैं आपसे टेंजेंट पूछना चाहता हूँ तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या हो जाएगा? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या हो जाती है? मैंने यहाँ पर लिखी हुई है DCT। अगर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की बात करूँ तो D² माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। अगर ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट जो कि ये होती है, ये कितना हो जाएगा? केंद्रों के बीच की दूरी, माइनस तो आता ही है, यहाँ पर R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर हो जाता है। अगर मान के चलिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर दो सर्किल हों और आपस में एक दूसरे से क्या हो रहे हो? टच हो रहे हो, तो उसके बीच की जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होगी वो क्या होगी? उसकी लेंथ क्या होगी? मैंने मान लिया ये आपकी R1 है, ये आपकी R2 है, तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ क्या होगी? और ये D है। तो आप लोग जानते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? केंद्रों के बीच की दूरी माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। तो केंद्रों के बीच की दूरी क्या है यहाँ पर? D बराबर R1 प्लस R2 ही तो है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? टच कर रहे हैं। तो R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, यही तो होता है, यही होता है ना। और अभी बताया था ना कि A प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस A माइनस बी का होल स्क्वायर करते हैं, तो ये आपके दिमाग में देखो कितना अच्छा सेट है। अभी बताया 4AB होता है, याद करो ये 4AB के बराबर ही तो होगा। हाँ बिल्कुल सही है, यानी कि आपका जो कॉमन टेंजेंट की लेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी 2√R1R2, 2√R1R2। ठीक है, क्लियर है? हाँ चलिए अगला प्रश्न इस तरह से बन सकते हैं आपके कि अगर आपकी लैडर थ्योरम बात करें तो ये क्रॉस लैडर थ्योरम होती है, जिसमें आपको बोला जाता है कि भैया देखो ये सारी चीज़ें समांतर हैं, ये सारी चीज़ें समानांतर हैं। यहाँ पर अगर आपको 1/z निकालना है तो वो किसके बराबर हो जाएगा? 1/x प्लस 1/y। इस पर क्वेश्चन आ सकता है इस बार प्री में, तो ज़रूर इसको प्रिपेयर करके जाएं। ठीक है, अगला ये आपकी जो थ्योरम है ये क्या दर्शा रही है, ये ज़रा देख लीजिए कि अगर कोई ट्राइंगल आपको दे रखा हो तो उस ट्राइंगल की साइड्स का स्क्वायर का सम, उसकी ट्राइंगल की साइड के स्क्वायर का सम आपका क्या होता है? यहाँ से दो एक्सप्रेशन आपके निकल रहे हैं। माध्यिकाओं के सम का क्या होता है? 4/3 होता है। एक एक्सप्रेशन ये निकल गया कि अगर किसी त्रिभुज में उसकी साइड का स्क्वायर देखा जाए तो उसका सम 4/3 हो जाएगा
उसकी माध्यिका के स्क्वायर के सम के। ठीक है, अब यहां से एक एक्सप्रेशन और निकाल सकते हो ना आप। क्या मैं इस AG को क्या लिख सकता हूं, इस AG को मैं 2/3 AD लिख सकता हूं। तो मैंने यही किया, मैंने हर किसी को क्या कर दिया, मतलब ये क्या है 2/3 AD है ना, ये बराबर AG के है। तो हम AD को क्या लिख सकते हैं यहां से 3/2 AG। तो मैंने हर किसी को ऐसे ही पुट कर दिया। तो यहां से एक एक्सप्रेशन निकल कर आया AG, BG और CG। अगर इसके टर्म में अगर बात करो तो ये डायरेक्टली आप देख सकते हो कि 3 टाइम होता है। तो इस पे इस बार क्वेश्चन आ सकता है, इस पे इस बार क्वेश्चन आ सकता है आपका। बात समझ में आ रही है? ये हर एग्जाम के लिए ज़रूरी है। अगर ये पढ़ लिया ना तो मैं एक भी नंबर आपका एडवांस मैथ में नहीं कटने दूंगा। ये आपको फील आ रहा है क्या? जल्दी से थम्स अप करके बताओ। और मज़ा आ रहा है ना यार, आप शेयर कर दो फटाफट से। मैं भी थोड़ा पानी वानी पी लेता हूँ। सबके लिए इंपॉर्टेंट है, दुनिया का कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आ रहा होगा, खुद फील आ रहा होगा कि हाँ यार पूरा रिवीजन हो गया। जल्दी से बताओ कुछ कुछ को ऐसा फील आ रहा है ना? चलिए, तो ये आप याद कर सकते हैं। अपोलिनियस थ्योरम क्या होती है? अपोलिनियस थ्योरम भी आप जानते हैं। यहां पर आपकी क्या है, AD आपकी माध्यिका है, AD आपकी क्या है, एक माध्यिका है। तो ये आपका होता है अपोलिनियस, इतना सा है ना, उसको साथ में मत मानना, वो AD माध्यिका लिखी हुई है कि आपकी जो जिस शीर्ष से आपने सामने बोला भुजा पर माध्यिका डाली है ना, तो उसकी संलग्न साइड्स का स्क्वायर AB + AC का स्क्वायर बराबर होता है 2 टाइम, सामने आके पड़ी है तो 2 टाइम ऑफ AD यानी कि माध्यिका और उसका आधा। आप BD ले सकते हो या फिर आप CD भी ले सकते हो, क्योंकि दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर हैं। ठीक है, एग्जाम से पहले ये इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता था कि आप सारी चीज़ें एक बार देख जाओ, ऐसी थ्योरम देख जाओ, क्या पता कल एग्जाम में आ ही जाए। बिल्कुल आएगी, देखिएगा। ये अपोलिनियस दिमाग में बैठ गई होगी। आगे देखते हैं, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या होता है। ये अगर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में क्या होता है, AB का इस BD से रेशो बराबर होता है AC का इस CD से रेशो के। ये सारे प्रूफ के साथ मैंने बताए हुए हैं। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम भी आप देख सकते हो। साथ के साथ अगर दो माध्यिकाएं, किसी त्रिभुज में दो माध्यिकाएं ऐसे जा रही हैं और दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पर काट रही हैं, तो जिस पर ये जा रही है ना, उन माध्यिकाओं का स्क्वायर कर लो और जो छोड़ दी ना उसका 5 टाइम के स्क्वायर के बराबर कर दो। ये शानदार थ्योरम है, इस पे क्वेश्चन आता है और बोलेगा कैसे, भाषा में बोलेगा। कैसे बोलेगा? भाषा में, लैंग्वेज में बोलेगा कि दो माध्यिकाएं अगर एक दूसरे को 90 डिग्री पर काट रही हैं तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर परपेंडिकुलर बता सकते हैं और ये AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर 5BC स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगला ये आप जानते हैं, अगर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हो और किसी बिंदु से 3 आपके लंब डाले जाएं, परपेंडिकुलर डाले जाएं, तो ये बहुत आसान होता है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि आपकी जो हाइट है ना, आप इसको ये मान लो, बाकी सब आसान हो जाएगा इसमें आपका। अगर आपको मान के चलो भुजा निकालनी है इसके सापेक्ष में, तो √3 क्या होता है, H बराबर √3a/2 होता है ना। अगर a निकालना है तो आप 2H की जगह क्या रख दो, P1 + P2 + P3 अपॉन √3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ये आपको मैंने बता ही दिया है कि माध्यिकाओं के योग का क्या होता है, 4/3 होता है। ये अभी हमने सीख ही लिया है ना। हाँ, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। अगर किसी त्रिभुज के अंदर इस तरह से कोई आपको दो वृत्त दे रखे हैं, एक ये बड़ा सर्कल और एक छोटा सर्कल ऊपर फंसाया हुआ है, और ये थीटा दे रखा है ये वाला, यानी कि इस तरह का कुछ डायग्राम है। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है मेरे प्यारे स्टूडेंट। अगर आपको नहीं पता है तो जरूर इसको नोट कर लेना और याद रखना, पेपर के लिए याद रखना। जी हाँ, यानी कि ये वाला थीटा है आपका और ये आपकी बड़ी आर है और ये आपकी छोटी आर है। तो अगर आपको साइन थीटा निकालना होगा ना, तो ये डायरेक्टली याद रखना R - R अपॉन R + R। अब ये कैसे याद रखेंगे सर हम, कि नीचे प्लस आएगा ऊपर माइनस आएगा, क्योंकि साइन थीटा का जो मान है ना, वो कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता, -1 से 1 के बीच में होगा। अब अगर ऊपर R + R रख दोगे तो 1 से ज़्यादा हो जाएगा ना, तो इसी वजह से क्या होता है, इस तरीके से आप इस चीज़ को कर सकते हो। ठीक है, हाँ, मज़ा आ गया, चीज़ें क्लियर हो गई, समझ में आ रहा है सब कुछ। चलिए, अच्छे से क्लियर हो रहा है ना, सारी चीज़ें समझ में आ रही है भाई। वीडियो को लाइक वाइक करो यार, जितने भी मेरे प्यारे स्टूडेंट देख रहे हैं, जो अभी मेरे सामने जुड़े हुए हैं,
लाइक वाइक करो अच्छे से, है ना। चलिए अगला कॉन्सेप्ट ये देखिए, इसी तरीके से यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट भी निकल कर आता है कि अगर ऐसे वृत्त के अंदर दो हो और इक्विलेटरल ट्राइंगल हो, यहाँ पर ट्राइंगल ABC क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, समबाहु। तो समबाहु त्रिभुज में ये ध्यान रखिएगा, जो आपकी छोटी आर है और बड़ी आर है, इस वाले ट्राइंगल के अंदर हो, ऐसे इस तरह से हो, ठीक है ना। वैसे नहीं, वैसे कहीं आप ये समझ रहे हो कि सर उस तरीके से तो आप 2:1 होता है, इस तरह से आपकी प्लेस हो तो यहाँ पर ये 1:3 के रेशो में आएगा, ठीक है। अगला ज्योमेट्री, 2D का आपकी जो है 2D ज्योमेट्री के जो फॉर्मूले हैं वो बता देते हैं आपको। 2 डायमेंशनल स्क्वायर का एरिया क्या होता है ये आप जानते हैं, अगर S आपकी साइड है तो स्क्वायर का एरिया हो जाएगा S²। परिमाप कितना हो जाएगा, चारों साइड बराबर होती हैं, 4S हो जाएगा, ये पेरीमीटर हो गया, ठीक है। इसी तरीके से रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का आपको दे रखा है लेंथ, ये लेंथ दे रखा है, ये आपको क्या दे रखा है, W दे रखा है विड्थ, इसमें W दे रखा है विड्थ आपको। तो हम ये कह सकते हैं कि आपका जो एरिया हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू विड्थ हो जाएगा। और पेरीमीटर क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। अगर मैं इस पे आपको एक कॉन्सेप्ट बता दूं, कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, रिवीजन हो रहा है, ध्यान रखना। अगर आपके सामने ये एक रेक्टेंगल है आपका, ये एक रेक्टेंगल है A और B, इसकी साइड है, या फिर मैं इसको A बोल देता हूँ या इसको B बोल देता हूँ। ये एक रास्ता निकाल रहे हो आप, क्या निकाल रहे हो, एक रास्ता इसके बीच में से ऐसे रास्ता निकाल रहे हो। तो इस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, बताओ, इस पूरे रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। अगर मैं रास्ते की चौड़ाई को क्या मान दूँ, W मान लूँ, रास्ते की चौड़ाई को क्या मान लूँ मैं, W मान लूँ, तो क्या हो जाएगा भैया, हम जानते हैं सर, आपने बताया था कि लेंथ प्लस विड्थ, अंदर रास्ता है -W इंटू W। W क्या है, रास्ते की चौड़ाई है, ठीक है। माइनस क्यों आया, क्योंकि अंदर है, बात समझ में आ गई। और एक सिंगल पीस में, अगर मैं बात करूं, एक रेक्टेंगल है आपके सामने, इस रेक्टेंगल के अंदर की तरफ आप क्या बना रहे हो, एक रास्ता बना रहे हो, यानी कि ये आपकी लेंथ है, ये आपकी विड्थ है, और अंदर की तरफ आप रास्ता बना रहे हो इनसाइड, और इसकी भी विड्थ क्या है, रास्ते की W है। तो एरिया क्या हो जाएगा रास्ते का, लेंथ प्लस विड्थ, अंदर की तरफ है तो -2W इंटू 2W, ठीक है, -2W इंटू 2W, ठीक है। अगर आप बाहर की तरफ एक रास्ता बना रहे हो, यानी कि अगर आपने एक रेक्टेंगल ले रखा है, इसकी लेंथ है, इसकी विड्थ है, और बाहर की तरफ आपने एक रास्ता बनाया W चौड़ाई का, तो क्या हो जाएगा, लेंथ प्लस विड्थ प्लस 2W इंटू 2W। तो ये क्या है, रास्ते का क्षेत्रफल है ना, यानी कि ये क्या है, पाथ एरिया है, सारा सब में जो आ रहा है वो पाथ एरिया आ रहा है। तो उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक समझ में आ रहा है। चलिए हाँ, अगला ये आप समझ सकते हो, ट्राइंगल के बारे में ऑलरेडी बता चुके हैं हम लोग, ये भी ट्राइंगल के बारे में हम बता चुके हैं सारी चीज़ें, एरिया वेरिया। तो ये आपका पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, आधार इंटू ऊंचाई होता है, ठीक है। चलिए इसके बाद ट्रेपेजियम भी हम बता चुके हैं आपको सारी चीज़। ट्रेपेजियम क्या होता है कि समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की दूरी, और पेरीमीटर क्या हो जाएगा, सबका योग, ठीक है। ये आपका ट्रेपेजियम हो गया। साथ के साथ आपके सामने ये क्या है, ये आपके सामने सर्किल है, तो सर्किल का क्या हो जाएगा, एक सर्किल है जिसकी रेडियस r है आपके लिए, डायमीटर d है, तो यहाँ पर d बराबर 2r, और एरिया आपका πr² है। ये आपको सर्किल के बारे में पता है। ये आपका सेक्टर का एरिया होता है, ये भी आप सब लोग जानते हैं कि अगर मैं आर्क की बात करूं, यानी कि लेंथ ऑफ आर्क, तो वो होता है θr। तो ये आप जरूर ध्यान रखना, चाप की लंबाई क्या होती है, कोण गुणा त्रिज्या होती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे, ये बहुत काम की चीज़ मैंने आपको सारी दे दी हैं, ठीक है। ये आपका क्या कहते हैं, एनलस है, जिसमें वलय कहते हैं, जिसको आप क्या कहते हैं, वलय कहते हैं, वलय, है ना, रिंग। तो इसका एरिया आपको पता है, रेडियस निकाल सकते हो, एरिया निकाल सकते हो, πr² -r² हो जाएगा, छोटी बड़ी त्रिज्या में से छोटी त्रिज्या माइनस हो जाएगी, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें बहुत प्यारी हैं। ये आपका पॉलीगन है, पॉलीगन जो भी मैंने लिखा है फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना है, ये सारी चीज़ें आपको याद करके जानी है और ये रिवाइज करके जानी है। अगर आ जाता है क्वेश्चन कोई बात नहीं, वैसे पॉलीगन से क्वेश्चन इस तरीके के नहीं पूछे जा सकते हैं, और पूछे भी जाते हैं तो ये दिमाग में रखना है आपको, ठीक है। आगे की बात करें 3D के लिए, 3D का आपका क्या होता है, ये क्यूब का सारी टेबल है आपके लिए, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन,
स्पेयर, हेमी-स्पेयर, ये आप अपने दिमाग में रख सकते हैं क्योंकि आपको ये पता है, ठीक है ना। और अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर कर लीजिए, ठीक है ना, अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर कर लीजिए। सारी चीज़ें मैंने स्पष्ट रख दी हैं यहाँ पर। क्यूब क्या होता है? साइड का क्यूब, भुजा का क्यूब। टोटल सरफेस एरिया 6a²। ये मैंने ऐसे ही आपको ब्रीफ में दिया है याद करने के लिए। आगे मैंने हर एक चीज़ को एक्सप्लेन किया है, हर एक चीज़ को। जैसे कि अगर मैं क्यूबॉइड की बात करता हूँ तो क्यूबॉइड में आपको क्या मिलने वाला है? इसका वॉल्यूम की बात करूँ तो लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट होगा। इसके वॉल्यूम को हम इस तरह से भी दर्शा सकते हैं कि A1, A2, A3 क्या है? इसके जो तीनों सरफेस है ना, ये वाले कौन से सरफेस? एक तो ये वाला सरफेस, एक ये वाला सरफेस आमने सामने, और एक पीछे वाला सरफेस। तो ये तीन सरफेस आपको दिख रहे हैं, तीन सरफेस आपको दिख रहे हैं ना, तो तीनों सरफेस का क्या हो जाएगा? हाँ, अलग अलग एरिया है इनका। तो अगर इनका वॉल्यूम निकाला तो √A1 इंटू A2 इंटू A3 होता है। अगर मैं डायगोनल की बात करूं तो डायगोनल क्या हो जाएगा? लेंथ का स्क्वायर, विड्थ का स्क्वायर और हाइट का स्क्वायर। चार दीवारी का क्षेत्रफल क्या हो जाता है? आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई, यानी कि बेस एरिया इंटू हाइट। आपसे मैं कहूं बेस एरिया के बेस का पेरीमीटर क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। यही तो होता है। ये किसका है? चारों दीवारी का क्षेत्रफल। ये हमेशा ध्यान रखना, चारों दीवारी का क्षेत्रफल क्या होता है? हाँ, आकाश को पता ही नहीं क्या चल रहा है, क्वेश्चन भी करा दीजिए। आकाश, ये रिवीजन चल रहा है फॉर्मूले का, जाके वीडियो में आके थंबनेल दिखता नहीं है क्या आपको? ठीक है, चलिए। तो इसी तरीके से मैंने आपके सामने क्या हुआ है, घनाभ को पूरा रिप्रेजेंट किया है अच्छे से। सारी चीज़ें जितनी भी होती है ना, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर आपके सामने रखी हैं। एक बार आप देख के एक बार रिवाइज करिए, खुद ही मन में देखते रहिए कि क्या लिखा गया है इस पर। लेटरल सरफेस एरिया अभी बता दिया, चारों दीवारी का क्षेत्रफल होता है। टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाए? 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, 2 इंटू लेंथ इंटू विड्थ प्लस विड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, ठीक है। और अगर संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल आपको वैसे निकालना है तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो, लेंथ प्लस विड्थ प्लस हाइट का होल स्क्वायर। यानी कि जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनते हैं ना, वो मैंने सारे कॉम्बिनेशन आपको दे दिए। और बताओ क्या कर सकता हूँ? इससे बेटर क्या हो सकता है? मुझे नहीं लगता कि इससे बेटर कोई वीडियो होगी और इससे बेटर कुछ फॉर्मूले होंगे आपके लिए, ठीक है। चलिए, तो ये क्यूब है, क्यूब के बारे में आप सब लोग जानते हैं, ठीक है। सिलेंडर के बारे में भी आप सब लोग जानते हैं, πr²h इसका आयतन होता है। आयतन को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, बेस एरिया इंटू हाइट, जैसा कि मैं बताता आया हूँ। कर्व सरफेस एरिया भी बता दिया, टोटल सरफेस एरिया भी बता दिया। होलो सिलेंडर यानी कि खोखला बेलन, खोखले बेलन के बारे में अगर मैं डिस्कशन करूँ आपसे, तो खोखले बेलन के बारे में अगर डिस्कशन करता हूँ तो ये सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ ऑलरेडी आपको कि खोखला बेलन होगा तो यहाँ पर क्या होता है, थिकनेस क्या हो जाएगी इसकी? r-r हो जाएगी, ठीक है। इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? πr² में से πr² छोटा वाला घटा दीजिए, यानी कि अंदर वाला जो है ना हिस्सा, वो आप माइनस कर देंगे पूरे वाले में से, तो वो घट जाएगा, ठीक है ना। और भैया देखो, बहुत सारी चीज़ है, बहुत प्यारी चीज़ बनाई है। अब इतनी मेहनत, अब कल रात को 4 बजे सोया था है ना। तो ये सही बात है कि भाई जो चीज़ें हैं आपके सामने दिख रही हैं आपको, ये बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ देख लीजिए आप लोग, ये देखिए, ठीक है। बाह्य सतह का क्षेत्रफल एक्सटर्नल सरफेस एरिया 2πrh, अगर बाहर वाले का निकालना है तो केवल बाहर वाले का, ठीक है। अंदरूनी का निकालना है तो अंदर वाले का 2πrh। तो अब जब बात कर रहे हैं अपन वक्र पृष्ठ की, तो दोनों को ऐड करेंगे, ध्यान रखना। तो ये पॉइंट क्या होता है, इस वाले पॉइंट पे अच्छे अच्छे लोग क्या कर सकते हैं? गलती कर सकते हैं। इस वाले पॉइंट पर अच्छे अच्छे लोग गलती कर सकते हैं, तो इस वाले पॉइंट को थोड़ा ध्यान रखें आप लोग, ठीक है ना। ठीक है, तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि यहां पर आपको अगर कर्व सरफेस एरिया निकालना होगा ना, तो बाहर की सरफेस तो लेनी भी है, अंदर की भी लेनी है साथ के साथ में, तो दोनों का आपको एडिशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया तो होगा ही, और जो आपका ऊपर नीचे वाले भाग है ना 2πr² माइनस r², ये भी आपको लेना है, ठीक है। तो धातु का आयतन क्या है, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, तो क्या होता है बाहरी का आयतन और माइनस आंतरिक आयतन, वो आपको आयतन मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर आपके सामने कौन है, कौन के बारे में आप सारी चीज़ें डिटेल में देख सकते हो। यहाँ पर कौन की स्लैंट हाइट, कौन किस तरह से है, 1/3 एरिया इंटू हाइट,
आयतन क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला 1/2। अब ये क्या होता है कि जब मैं कोर्स में पढ़ाता हूँ अनअकैडमी पर भी, तो क्या होता है कि वहाँ उनको एक्सप्लेन किया जाता है कि क्यों आया, कैसे आया। अभी तो ये रिवीजन हो रहा है ना, हर चीज़ को मैं यहाँ पर ऐसे बता रहा हूँ आपके लिए, ठीक है ना। ये आपके सामने क्या है, फर्स्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म की सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। फर्स्ट टर्म से रिलेटेड जितने भी आपके फॉर्मूले बनते हैं वो ले आया मैं, ठीक है, एक बार देख लीजिए। इसके बाद स्पेयर, हेमीस्पेयर, स्पेयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोला, ठीक है ना। और अर्धगोले का हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर और 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। चलिए अगला, स्फेरिकल सेल। अगर कोई आपके सामने गोलाकार खोल है या फिर आपका खोखला गोला है, ऐसे बोल सकते हैं अपन, तो इसका आयतन कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब माइनस आर क्यूब। और बाह्य पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर पूछेगा तो हमेशा ध्यान रखना, ये बहुत ज़रूरी बात है। कभी कोई आपको बाह्य पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं बताता है, लेकिन कभी भी आपसे पूछा जाए इसका बाह्य पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, तो आप ये कहेंगे 4 पाई आर स्क्वायर होगा, बाहर का एरिया, बाहर की सरफेस। चीज़ें क्लियर हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। अब आपको बस यही है कि शेयर करना है यार वीडियो को, है ना, जहाँ भी कर सको, जितना भी कर सको, ठीक है, तो सारी चीज़ें हैं ना। चलिए अब आगे बात करता हूँ प्रिज्म के बारे में। तो प्रिज्म क्या है, आपका हेक्सागोनल बेस रखता है और साइड की जो होती हैं वो रेक्टेंगुलर होती हैं। तो प्रिज्म का वॉल्यूम हमेशा ऐसे ही होगा, आधार का क्षेत्रफल यानी कि बेस एरिया इनटू हाइट, लेटरल सरफेस एरिया आधार का परिमाप इनटू ऊंचाई। तो ये प्रिज्म की बात है, आधार का परिमाप इनटू ऊंचाई। और संपूर्ण सतह क्षेत्रफल होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल। ये आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है प्रिज्म का, ठीक है। तो ये सारे पिरामिड है, पिरामिड का आप देख सकते हैं पूरा का पूरा, ठीक है ना। टेट्राहेड्रन में पढ़ाता हूँ तो ये अच्छे से आप देख सकते हैं क्या कहते हैं आयतन क्या होता है। ये आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। और ऑक्टाहेड्रन, ठीक है ना, ऑक्टाहेड्रन सम अष्टफलक है। ये आपको इस तरह की सी आकृति दिखाई जाएगी, इसका आयतन और इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हो जाएगा, ठीक है। हाँ, नहीं पीडीएफ क्यों करोगे, सारा दिखा तो दिया। हाँ चलो, तो सारी की सारी चीज़ें हैं, इनको आप देख लीजिए, वीडियो में देखिए। इसके बाद आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, पूरा का पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैंने एक्सप्लेन किया है कि डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है ना, दो बिंदुओं के बीच में ओरिजिन से अगर डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या होगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं आपका विभाजन सूत्र क्या होता है, सेक्शन फार्मूला इसको बोलते हैं। अगर m और अनुपात n में एक कोई p r बिंदु है, अंतर विभाजित करता है, तो आपका क्या फार्मूला होता है, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, my2 प्लस ny1 n अपॉन m प्लस n। ये है इंटरनल डिवीज़न के लिए। अगर मैं एक्सटर्नल डिवीज़न की बात करूँगा, ठीक है ना, अगर मैं एक्सटर्नल डिवीज़न की बात करूँगा, चलिए अगर मैं एक्सटर्नल डिवीज़न की बात करना चाहूँ तो एक्सटर्नल डिवीज़न में बस माइनस आ जाता है और कुछ नहीं, ठीक है। आगे अगर बात करें त्रिभुज के केंद्रक की, तो त्रिभुज का अगर केंद्रक की बात करता हूँ तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि त्रिभुज के केंद्रक में आपके सामने जो सारी चीज़ें हैं ये इस प्रकार हैं कि अगर 3 कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं x1 x2 x3, x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो अगर x कोऑर्डिनेट निकालोगे तो x1 प्लस x2 प्लस x3 y3 हो जाएगा और y कोऑर्डिनेट y1 प्लस y2 प्लस y3 y3 हो जाएगा। इसके साथ साथ अगर मैं आपसे बात करूं त्रिभुज का जो एंगल है, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, अगर आपको 3 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं तो वो मैट्रिक्स से आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर तीनों पॉइंट आपके असंरेख हैं तभी ट्राइंगल बनेगा। तो आप ये आप ये क्या कर सकते हैं, आप ये क्या कर सकते हैं कि तीनों ट्राइंगल अगर आपके क्या हैं, तीनों पॉइंट आपके संरेख होंगे तो उसको 0 के बराबर कर देंगे। 0 के बराबर कर देंगे तो क्या होगा, तभी आपके ट्राइंगल का एरिया 0 होगा। और ये आपकी क्या है, संरेख, यानी कि तीनों पॉइंट कोलिनियर होने की कंडीशन भी है। और एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का फॉर्मूला ये रहा, ठीक है। कैसे याद कर सकते हैं, x1 y2 माइनस y3, x2 y3 माइनस y1, x3 y1 माइनस y2। क्लियर है। चलिए पढ़ाई कर लो यार, है ना, पढ़ाई कर लो। सामने देखो जो चीज़ें बता रहा हूँ ये रिवीजन हो रहा है ना भाई, प्लीज़ क्लास का ध्यान भंग ना करो, ठीक है, ठीक है भाई। चलिए हाँ, तो अभी सामने देखो सब लोग, ये शानदार चीज़ें हैं जो आपके लिए बनाई गई हैं, आपके लिए हैं।
अगर आप एक्सटर्नल डिवीजन करते हैं और लैम्डा रेशो 1 मानकर करते हैं तो लैम्डा नेगेटिव आ गया तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, जो आपने माना है वो गलत है। तो इसी वजह से आप क्या करो, हमेशा लैम्डा रेशो 1 मानो। जो एम रेशो एन होता है ना, तो अगर डिवीजन की बात करते हो, इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, हमेशा क्या मानो, लैम्डा रेशो 1 मानो। उससे क्या होगा कि आपको ये पता लग जाएगा कि भैया अगर लैम्डा आ गया तो आपका एम रेशो एन भी आ गया। एक्स एक्सिस पर क्या होता है, वाई 0 होता है, वाई एक्सिस पर एक्स 0 होता है। ये आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गई। अगर आप कोई लाइन देख रहे हैं, लाइन बना रहे हैं और 2 पॉइंट आपको दे रखे हैं, तो लाइन का जो स्लोप होगा वो क्या हो जाएगा, tan थीटा, वो m के बराबर होता है। और tan थीटा होता है, m होता है y2 माइनस y1, जिसको प्रवणता कहा जाता है, अपॉन x2 माइनस x1। और अगर ये इस तरह की कोई लाइन हो जो कि जनरली देखने को मिलती है, अगर उसका डायरेक्टली आपको स्लोप निकालना हो तो वो होता है माइनस एक्स का कॉफिशिएंट अपॉन वाई का कॉफिशिएंट। मज़ा आ रहा है ना, जल्दी से बता दो यार, थोड़ी सी एनर्जी दो, जल्दी से बताओ। अच्छा लग रहा है, लाइक कर रहे हैं, जल्दी से बताइए, जल्दी से लाइक करो, शेयर करो वीडियो को। इक्वेशन ऑफ द लाइन यानी कि रेखा का समीकरण अगर निकालना हो तो क्या होता है, y1 माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1 होता है, जिसमें m क्या है, दो बिंदुओं के बीच में प्रवणता, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। आगे चलते हैं, अगर आपके सामने दो आपको स्लोप्स दे रखे हैं 2 लाइंस के, तो उन दोनों लाइंस के बीच में अगर आपको रिलेशन निकालना हो, यानी कि वो दोनों लाइन पैरेलल हैं या नहीं हैं, या फिर परपेंडिकुलर हैं या नहीं है, तो अगर वो दोनों लाइन आपस में पैरेलल होंगी तो m1 बराबर क्या हो जाएगा, m2 हो जाएगा। अगर दोनों लाइन आपस में क्या है, परपेंडिकुलर हैं, तो क्या हो जाएगा, m1 m2 बराबर -1 हो जाएगा। m1 m2 बराबर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर हैं। अगर कोई बिंदु की, किसी पॉइंट की आप परपेंडिकुलर दूरी निकालना चाहते हो इस लाइन से, तो वो अगर ये लाइन ax प्लस vy प्लस c बराबर 0 है, तो क्या हो गया, ax1 प्लस by1 प्लस c अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाता है, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, चलिए, अगर कोई आपके सामने लाइन दे रखी है और इस लाइन का इक्वेशन आपको बनाना है किससे, आपके एक्सिस से, तो कोई ट्राइंगल बन रहा है, उस ट्राइंगल का एरिया आप डायरेक्टली देख सकते हो, डेल बराबर सी स्क्वायर अपॉन 2ab। डायरेक्ट क्वेश्चन इस पे पूछा जा सकता है और पूछा जाएगा। चीज़ें क्लियर हैं, मज़ा आ रहा है, हर चीज़ रिफ्रेश हो गई ना, ये जो उद्देश्य है ये पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा, जल्दी से मुझे आप बता दीजिए। एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या कहती है, अगर किसी एपी का, एपी समझते हो, कोई चीज सीरीज एक निश्चित अंतर पर बढ़ रही हो, निश्चित डिफरेंस पर बढ़ रही हो, दैट इज कॉल्ड एपी, वह एपी कहलाता है। nth टर्म यानी कि nवा पद, nth टर्म यानी कि nवा पद tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। d आपका क्या है, कॉमन डिफरेंस है, सारवंतर है, कॉमन डिफरेंस होगा, सारवंतर होगा। a आपका क्या है, प्रथम पद है, फर्स्ट टर्म है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगर हमें nth पदों का योग चाहिए, n पदों का सम चाहिए, तो वो क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। अब यहाँ इसको मैं l a प्लस l भी लिख सकता हूँ। l यहाँ पर क्या है, लास्ट टर्म है। अगर तीन नंबर आपके समांतर श्रेणी में है, AP में है, तो आपका जो B होगा वो a प्लस c/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, a प्लस c/2 हो जाएगा। इसको कहेंगे हम a प्लस c/2। ये PDF कहाँ मिलेगी, मेरे टेलीग्राम चैनल पर। ओके, मेरे टेलीग्राम चैनल पर ये PDF आपको मिलेगी, वहीं मैं आपको पिन कर दूंगा, वहीं से ही आपको ये PDF मिल जाएगी। ठीक है, अब बार बार ना बोलना, ठीक है ना। टेलीग्राम चैनल पता ही होना चाहिए, मैथ्स बाई साहिल सर, मैथ्स बाई साहिल सर मेरा टेलीग्राम चैनल है। ठीक है ना। आगे देखिए, अगर मैं AP की बात करता हूं, तो अगर समांतर श्रेणी में 3 पद हैं, 3 पद कौन कौन से मानेंगे हम, पहले बीच में A मान लीजिए, a प्लस डी और a माइनस डी। ठीक है, 4 अगर क्रमागत पद मानोगे तो क्या मानोगे, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d, a प्लस 3d, a माइनस 3d, ऐसे ही मानने, वरना बात फिसल सकती है। ठीक है, चलिए समझ में आ गई बात। इसके बाद अगर 5 क्रमागत पद हैं तो a ये हो गया, a प्लस डी ये हो गया, a प्लस 2d ये हो गया, और a माइनस डी और a माइनस 2d, इस तरह से आपको पद मानना है। अब बात करते हैं जीपी की। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, अगर आपको nth पद निकालना हो तो a r की पावर n माइनस 1 होता है। a आपका फर्स्ट टर्म है, r आपका कॉमन रेशो है,
अगर nth पदों का सम निकालना है तो a इंटू आर की पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन होगा। ये क्या है, आपका सम ऑफ nth टर्म है। nth टर्म का जो सम होता है वो होता है। अब यहाँ r क्या है, एक से ज्यादा है। अगर मान के चलिए आपको कोई अनंत पदों का योगफल निकालना है, अनंत पद जैसे कि मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एक गेंद को मैंने उछाला, नीचे पटका जमीन पे, और वो अपनी ऊंचाई की 4/3 उछली और अंत में जाकर वो रुक जाती है, तो कितनी दूरी वो चली, कितनी डिस्टेंस उसने ट्रेवल की, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो वो क्या है, अनंत पदों का योगफल ही होता है। तो कैसे निकालते हैं हम उसको, a यानी कि पहली जो ऊंचाई है वो 1 माइनस आर, यानी कि कितना वो अनुपात में रिड्यूस होती जा रही है लेंथ, हाइट, वो आपकी होता है अनंत पद। इसी तरीके से अनंत पद में क्या होता है, जैसे कि मैंने एक क्या बना दिया, एक आपके सामने स्क्वायर बना दिया, इसके मिड पॉइंट को मिला दिया जाए, स्क्वायर बनाते गए, इनके मिड पॉइंट को मिला दिया, इनके मिड पॉइंट को मिला दिया, इस तरह से अनंत स्क्वायर बनेंगे। तो बोला गया है कि एक, भाई प्रिंस क्या हो रहा है, हाँ क्या हो रहा है भाई प्रिंस, देखो क्लास का माहौल मत खराब करो, ऐसे स्टूडेंट चाहिए भी नहीं, और ऐसे करने से आपकी बहन सब है ना घर में, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। आप किसी के बारे में ऐसे कैसे बोल सकते हो, तो प्लीज़ ऐसे ना बोला करो किसी के बारे में, अच्छा नहीं होता है, ठीक है। तो समझ में आ गई बात। तो ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालेंगे, गुणोत्तर माध्य। गुणोत्तर माध्य क्या होता है, अगर ए बी सी अगर गुणोत्तर माध्य में है तो क्या हम ये कह सकते हैं बी स्क्वायर बराबर ए सी, तो क्या हो जाएगा, b बराबर अंडर रूट ए सी हो जाएगा, b बराबर अंडर रूट ए सी हो जाएगा। ये आप ध्यान रखिए, ये जीपी, ये आपका क्या हो जाएगा, जीएम हो जाएगा, ठीक है। हाँ समझ में आ रही है बात, हाँ समझ में आ रही है बात। चलिए अच्छे तरीके से, इसी तरीके से आप पद मानेंगे तो इस तरीके से आप पद मान सकते हैं, ए आर ए बाई आर, ए बाई आर, इस तरीके से फोर्थ टर्म मानेंगे, 5 टर्म मानेंगे, तो इस तरह से आप मान सकते हैं टर्म्स को। तो ये हो गई सारी चीज़ें आपकी, हो गया ख़त्म पूरे के पूरे फॉर्मूले, ठीक है। मज़ा आया सेशन में, जल्दी से बताओ। पूरा का पूरा एडवांस मैथ मैंने रिवाइज करवा दिया है एक झलक में, इसमें से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। कितने स्टूडेंटों को मज़ा आया जल्दी से बताओ। और अब देखो, आप आराम से अब पढ़ लिया है आपने, अब आपको क्या करना है मैं बताता हूँ। आपको ये अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहाँ भी आप कुछ भी चलाते हो, अगर कुछ मानते हो मुझे और ये मेहनत आपको लग रही है कि हाँ है, तो इस वीडियो को शेयर करना है, ठीक है। तो वीडियो को शेयर करना आज आप, जिससे कि मैं देखूँगा अभी हर एक स्टूडेंट जो भी मेरे से कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो ज़रूर शेयर करना, हर जगह शेयर करना, जिससे कि बहुत सारे बच्चे पढ़ पाएँ, क्योंकि ये आपके लिए बनाया गया है। और अगर एक टीचर क्या सोचता है, इसकी वर्थ निकल जाए, वर्थ इन द सेंस ऑफ कि जो ये मेहनत की गई है, बस इस मेहनत का फल मिल जाए स्टूडेंट्स को, और अच्छे से इसमें से क्वेश्चन मिल जाए। देखो मेहनत करेगा वही सक्सेसफुल होता है हमेशा, तो ये तो है नहीं कि हर कोई पढ़ के सक्सेसफुल हो जाएगा, नहीं, वो मेहनत ईमानदारी से होती है। मैंने अपनी मेहनत की, आपको दिया, अब आप कितनी मेहनत करते हैं ये आपका कर्म है ना। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि फैला दो इसको, ठीक है। वीडियो कहाँ मिलेगी सब बताता हूँ, साथ के साथ अनअकैडमी पर मेरे कोर्स चलते हैं, आपको पता है सारे कोर्स अनअकैडमी पर मेरे चलते हैं। हर कैटेगरी में आपको हर टीचर मिल जाएगा, सभी सब्जेक्ट के सभी कोर्स मिल जाएंगे। अनअकैडमी एक लर्निंग ऐप है जिस पर आपको साहिल 10 के माध्यम से डिस्काउंट मिलता है। ये कोड जरूरी है, बस जो साहिल 10 कोड है ना, आप किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी कोर्स ले रहे हो, किसी भी सब्जेक्ट का किसी भी कैटेगरी में, कोई भी कैटेगरी हो, अनअकैडमी में बहुत सारी कैटेगरी है, मैं अभी आपको बताऊंगा, आप साहिल 10 लगाकर उसको 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं। अनअकैडमी पर देखो ऐप है अनअकैडमी, है ना, मैं साफ साफ दिखाना चाहूंगा आपको, एक बार देखते हैं। चलिए अभी तो मैंने स्विच करके आपको साफ साफ दिखा दिया है, जरा देख सकते हैं। अनअकैडमी लर्निंग ऐप को आप क्या करेंगे, डाउनलोड कर लेंगे गूगल प्ले स्टोर से। अभी रुकना, क्योंकि टेलीग्राम चैनल भी बताऊंगा कहां से आपको पीडीएफ मिलेगी, ठीक है। अब यहां पर अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लेना, इंस्टॉल कर लेना। ये बहुत सारे कैटेगरीज हैं, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, सब में एडवांस मैथ आती है। जो उपयोगी एग्जाम है, आप इनमें से रेलवे, आरपीएससी, तमिलनाडु पीएससी, सीडीएस, एफकेट, जीमेट,
आप अपना गोल एसएससी सेलेक्ट कर सकते हो, एनटी, यूजीसी नेट, सीए, एमपीपीएससी, आरपीएससी, तमिलनाडु पीएससी, यूपी पीएससी, रेलवे, कोई भी, सब कुछ, कोई भी कैटेगरी सेलेक्ट करना, गेट सब्सक्रिप्शन पर जाना और यहाँ पूछेगा एंटर रेफरल कोड, तो आप साहिल 10 कोड लगाना है। बस कोड का चक्कर है सारा, डिस्काउंट मिलेगा 10%, इसलिए बता रहा हूं, आप चाहे कहीं भी किसी भी कैटेगरी में कोर्स लें, रेफरल कोड अप्लाइड मिल जाएगा, अप्लाई जरूर करना। जैसे कि आप स्विगी जोमेटो में करते हो, आपको अप्लाई जरूर करना है ना। तो ये बात है, 10% की छूट के लिए साहिल 10 आपको बिना किसी गैप के लगाना है। साथ के साथ मैं आपको बता दूं, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप यहाँ पर जुड़ जाइए जाकर, यहीं पर ही आपको PDF मिलेगी। चलिए, तो ये वाली बात है, ठीक है। तो जल्दी से बताइए, मज़ा आ गया सेशन में? लाइक कर दिया सबने, शेयर कर दिया, जल्दी से बता दो। फिर उसके बाद मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। जिन्होंने लाइक कर दिया है वो डेफिनेटली इस वीडियो में बहुत अच्छे से सीखा होगा, बहुत अच्छे से सारी चीज़ें होंगी। ये टेलीग्राम है, मैं इसको कर दिया हूँ, व्हाट्सएप पर शेयर कर दिया, फेसबुक पर, इंस्टा पर, सब जगह शेयर कर दो। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल। मिलूँगा आपसे नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय।